अच्छा बच्चों, आज जो ना हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10। ठीक है। जो कि किसके बारे में है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोथ की बात की गई है। मतलब एक स्टेट है, ठीक है। एक स्टेट है तो स्टेट के जो वहाँ पे पीपल हैं, लोग हैं, उन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका क्या, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है, ठीक है। तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या दोनों की बात की जा रही है कि भाई एक स्टेट है या लोग हैं वहाँ पे या गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का लोगों पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या लोगों की गवर्नमेंट पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर हम हैं तो हमारे गवर्नमेंट की हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, जो मुल्क की तरफ से होंगे, जो हमें सर्व करना है। और सेकेंडली ये है कि गवर्नमेंट पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपने लोगों का ख्याल रखना है, लोगों के राइट्स और इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। तो इन तमाम चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब स्टेट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजन। अब जाहिर सी बात है, एक स्टेट है वो अपने जो सिटीजन है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, और इन रिटर्न एक सिटीजन है तो उसको जो ना जो भी ड्यूटीज परफॉर्म की जाती हैं वो उनको सिंसियरली क्या करता है, परफॉर्म करता है। एन आइडियल सिटीजन फुलफिल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द स्टेट एंड द सोसाइटी। एक अगर आप एक आइडियल सिटीजन की बात कर लें तो वो तमाम इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें क्या करता है, फिल करता है। फिर अब कौन कौन से ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सिटीजन पर आयद होती हैं, ठीक है। ये सिटीजन पर आयद होने वाली कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब पेमेंट ऑफ टैक्स है, मतलब जाहिर सी बात है आप मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। एवरी स्टेट इम्पोज टैक्स टू मीट इट्स एक्सपेंसेस एंड सर्व सिटीजन। अब सिटीजन को सर्व करने के लिए, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो कंट्री है, एक स्टेट है, वो टैक्स आयद करती है। सिटीजन मस्ट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स एंड पे ऑनेस्टली। अब ये जो टैक्स की अहमियत है वो सिटीजन को पता होना चाहिए, और उसके बाद जो ना वो उसे ऑनेस्टली पे करे। आपको पता है कि ये जो टैक्स है उससे हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो रन करती हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं वो रन करती हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप बात कर लें, पुलिस सेक्टर की बात कर लें, ठीक है, पुलिस की बात कर लें, ठीक है। इसी तरीके से आप बात कर लें, आर्मी की बात कर लें, या दूसरे जितने भी आप जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो तमाम के तमाम इसी टैक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तमाम को जो सैलरीज भी वगैरह सारी चीज़ें इसी टैक्स से मिल रही होती हैं। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट डिपेंड अपॉन अ कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। अगर हम चाहते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट हो, मतलब अगर आप उसके कंसेप्ट की बात कर लें तो एक चीज़ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक वेलफेयर स्टेट है उसके लिए दोनों स्टेट और सिटीजन दोनों के दरमियान में जो कोऑपरेशन है वो लाजमी है। पेइंग टैक्सेस इज अ मॉरल एंड लीगल ड्यूटी। अब ये एक इखलाकी और लीगल ड्यूटी है, तमाम तमाम फर्द पर जो है ना ये चीज़ लाजमी है। उसके बाद है लॉयल्टी टू स्टेट। अब सिटीजन मस्ट बी लॉयल टू देयर स्टेट एंड सेफ गार्ड इट्स इंटरेस्ट। अब जाहिर सी बात है, एक स्टेट के जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, एक सिटीजन को चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखे। अच्छा, मस्ट प्रायोरिटाइज द स्टेट इंटरेस्ट ओवर द पर्सनल गेन। मतलब अपने पर्सनल गेन की बजाय जो स्टेट्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको फॉलो करे, स्टेट्स को ज्यादा प्रेफर करे, खुद की जो नीड्स वगैरह है, खुद की जो अपनी चीजें हैं उनको कम प्रेफर दे, स्टेट की चीजों को जो है वो ज्यादा प्रेफर करे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पैट्रियाटिज्म इज कंसिडर्ड अ नोबल विर्चू। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई एक जो स्टेट है, एक स्टेट में जो एक मेंबर रह रहा है तो उसको पैट्रियाटिज्म होना चाहिए, मतलब हुब्बुल वतन होना चाहिए, अपने वतन से जो है उसको मोहब्बत होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या, सिटीजन शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, और नेशन के लिए अपनी जो जान है वो हर वक्त तैयार रखे। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये लाजमी है कि जो ना एक सिटीजन है वो आर्मी में शामिल हो, ठीक है, आर्मी में शामिल हो कि जो एक कंट्री है उसकी जो क्या लें उसकी जो प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन है उसका जो ना वो ख्याल रखे। ये जो ना एक आर्मी की नीड है, ठीक है। एक बंदे को जो ना जो भी एक बंदा स्टेट आर्मी में रहता है उसको जो ना इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। उसको चाहिए कि वो इस नीड को जो ना वो पूरा करे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, लॉयल्टी टू द लॉज। अब एक मुल्क में रह रहा है, एक मुल्क के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको वो फॉलो करे, ठीक है, उनको फॉलो करना लाजमी है, ठीक है। एवरी स्टेट इन्फोर्स द लॉज टू रेगुलेट द लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन। तमाम सिटीजन की लाइफ को रेगुलेट करने के लिए स्टेट क्या करती है, कुछ रूल्स, कुछ आयत करती है जो कि एक सिटीजन को, हर बंदे को जो ना ओबे करना लाजमी है, जो भी उस स्टेट के अंदर रहता है उसको जो ना ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन, तमाम पॉलिसीज जो ना उसको फॉलो करना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, the citizen must obey and respect the laws to maintain the social order। social order को मेंटेन रखने के लिए एक सिटीजन को स्टेट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन तमाम चीजों को फॉलो करना उसके लिए लाजमी है, ताकि एक स्टेट में जो सोशल ऑर्डर है सारी चीजें जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, द रूल ऑफ लॉ इंश्योर्स द सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि सिर्फ जो कानून है ना उसकी जो ना उसकी मानी जाएगी, ठीक है, उसके ही तमाम तर रेगुलेशन चलेंगे। अब यहाँ पे वो कह लें कि एक किस्म का जो हमारे मुल्क में चल रहा है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली बोल दिए कि हमारे, जैसे आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है जो प्रॉपरली फॉलो नहीं होते, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है ना इग्नोर किया जाता है, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का मतलब चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी
वो उस लॉ के आगे जवाबदेह होगा, सोशल इक्वालिटी होगी माशरे में और जस्टिस होगी। लॉफुल एनवायरनमेंट सपोर्ट्स द नेशनल प्रोग्रेस। अगर एक आप कह लें कि एक लॉफुल एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे सबके लिए इक्वालिटी होगी, सबके लिए जस्टिस होगी, तो एक नेशन है वो ग्रो करेगी। उसके बाद कीपिंग एन आई ऑन सोशल क्रिमिनल, यहाँ पे बात की जा रही है कि एक बंदा है, उस पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसे सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव एंटी स्टेट एक्टिविटी दिखाई दे रही है तो इसको जो ना वो क्या करे, रिपोर्ट एनी सस्पिशियस बिहेवियर टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अब लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी एजेंसीज हैं उनको क्या करे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक स्टेट के अगेंस्ट है तो उसको जो ना रिपोर्ट करे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ताकि उसके अगेंस्ट जो इस तरह की जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनको क्या किया जा सके, डिस्करेज किया जा सके, एंड मेंटेन द पीस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जो अमन है उसको मेंटेन किया जा सके। अच्छा, उसके बाद हेल्पिंग द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्लाइमेटीज। ठीक है, अब जाहिर सी बात है नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, तो अब इसमें एक सिटीजन को चाहिए कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। गवर्नमेंट जाहिर सी बात है बेटा, गवर्नमेंट लोगों को सपोर्ट करती है तो इनडायरेक्टली लोगों को सपोर्ट करे। जब जब गवर्नमेंट को लोगों की जरूरत हो, गवर्नमेंट फौरन वहां पे मतलब लोग वहां पे पहुंच जाए। ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो वो लोग जो है क्या करें, ब्लड डोनेट करें, मनी डोनेट करें, सर्विसेज इन टाइम्स ऑफ नीड, मतलब जब जब जरूरत हो तो वो अपनी सर्विसेज क्या करें, दें। उसके बाद क्या है कि इससे जो ना यूनाइटी बढ़ती है और सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के दरमियान में वो भी बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, सेंक्टिटी ऑफ वोट। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक सिटीजन है, अब जब वो 18 ईयर्स तक पहुंचता है तो वो वोट कास्ट के लिए जरूरी मतलब अहल हो जाता है वोट कास्ट के लिए। अब इस दौरान में, इस ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए उसको कि भाई जो एक वोट है वो क्या करे, रिस्पॉन्सिबली एंड वाइजली क्या करे, जो वोट है वो उसे कास्ट करे। ठीक है, कंपेयर द पार्टीज मैनिफेस्टो। अब मैनिफेस्टो का मतलब ये है कि पार्टीज का स्लोगन क्या है, पार्टीज किस वोट पे किस बेस पे वोट ले रही है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो परफॉर्म कर रही है, तो इन चीजों तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसे क्या करे, वोट कास्ट करे। तो वोट कास्ट ऑन मेरिट, मेरिट पे जो है वोट कास्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो ना ऐसे ही दोस्ती की खातिर, यारी की खातिर या फिर पैसों की खातिर जो ना जो वोट है वो बेच दिया। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। द स्ट्रेंथन्स, अब आपको पता है कि इंडिविजुअल, एक नौजवान जब मेरिट की बेस पे जब वोट कास्टिंग करता है तो इससे जो डेमोक्रेसी है बेटा वो किसी भी कंट्री में वो बढ़ जाती है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। सेट नो टू करप्शन, करप्शन वीकन्स द सोसाइटी एंड डैमेज द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। अब स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करती है, करप्शन डैमेज करती है। तो अब इस केस में क्या करना चाहिए कि एक बंदा है वो इस करप्शन से क्या है, वो मुकम्मल तौर पर दूर रहे। ठीक है, किसी भी करप्शन की इस तरह की जो एक्टिविटीज है उसमें वो मुकम्मल तौर पर शामिल ना हो। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, करप्शन नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स टू बिल्ड अ जस्ट एंड ऑनेस्ट सिस्टम फॉर ऑल, मतलब एक ऑनेस्ट सिस्टम जो ना तमाम लोगों के लिए जो ना क्रिएट करवाने में मदद करे। और उसके बाद क्या, करप्शन प्रिवेंट्स द प्रिवेंशन इंश्योर्स द लॉन्ग टर्म नेशनल वेलफेयर के। अब एक लॉन्ग अरसे तक जो हमारी कौमी फलाह बहबूद है वो चलती रहे, तो इस चीज़ के लिए आप कह लें कि जो करप्शन है उससे जो ना माशरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब करप्शन करप्शन की प्रिवेंशन प्रोटेक्शन लाजमी है, नहीं होने चाहिए किसी भी मुआशरे में। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, एक मिनट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ ड्यूटीज के, जो ड्यूटीज है एक बंदे की उसको उनको एनालाइज किया जा रहा है कि सिटीजन में एंजॉय द फैसिलिटीज एंड फ्रीडम्स फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, कि सिटीजन है वो एंजॉय स्टेट की दी हुई तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स को क्या करता है, एंजॉय करता है। ठीक है, उसे उनसे फायदा उठाता है। और उसके बाद क्या होता है, इन रिटर्न जो ना इन रिटर्न दे मस्ट फिलफुल, जो भी मतलब उनको जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं उनको जो ना वो अच्छे तरीके से निभाएं। ठीक है, और उसके बाद फर्दर क्या चीज़ है कि शुड प्रायोरिटाइज द स्टेट इंटरेस्ट ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे जो स्टेट की जो भी मतलब नीड्स हैं, जो भी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको फॉलो करे। अपनी जो पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह हैं, मतलब अपनी जो जो भी चीज़ें हैं उनको साइड पे रखे और जो मुल्क के फायदे के लिए, मुल्क के फायदे और फलाह बहबूद के लिए वो क्या करे, काम करे। एक्टिव सिटीजन इंश्योर द प्रोग्रेस एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अब एक एक्टिव सिटीजन एक मतलब मुल्क की स्टेबिलिटी, मुल्क की प्रोग्रेस के लिए क्या करता रहता है, काम करता रहता है। अच्छा, यहाँ तक ओके है बच्चे, जल्दी बताओ, उसके बाद जो ना हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे यूएन के ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, UNDHR। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब आप यूनाइटेड नेशन की बात कर लें, उन्होंने इंसानी हकूक की किस तरीके से जो ना उन्होंने इस चीज़ के बारे में उन्होंने तमाम चीज़ें ओपनली डिस्क्राइब की हैं।
अब ये जो ह्यूमन राइट्स यूएनए ने कब इस चीज को अडॉप्ट किया, 10 दिसंबर 1948 को। यहाँ पे बात हो रही है, यूएनए तो मेरे ख्याल से 1945 1944 में बना है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बारे में जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, या उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट है वो कब बनाया, 10 दिसंबर 1948 को। एम्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमन, मतलब तमाम लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी जो आज़ादी है उसका जो है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब कंटेन 30 आर्टिकल्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ वर्ल्ड वाइड। अब मतलब ये कि जो ह्यूमन राइट है इस ये जो ना 30 आर्टिकल पर मुश्तमिल होता है। वही 30 आर्टिकल क्या है कि पूरी दुनिया में जो ना उनको सराहा जाता है, दुनिया के तमाम जो आप कह लें लॉज है वो उनको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ना आगे हम चलते हैं, द फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे वो तमाम फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है, जो 30 लॉज हैं यहाँ पे वन बाय वन उन तमाम को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ की बात की गई है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या है कि जो ना, अब फर्स्ट ला यहाँ पे क्या है कि ऑल ह्यूमंस आर बर्न इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि तमाम जितने भी पैदा हुए हैं वो तमाम के तमाम लोग क्या हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल जो उनके राइट्स हैं उनके साथ पैदा हुए हैं। एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू राइट एंड फ्रीडम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब जितने भी लोग हैं उनके साथ जो इंसाफ बरता जाए, वो उनके रंग नस्ल इन चीजों से जो ना बरातर होकर जो ना इस चीज को सोचा जाए। राइट टू लाइफ मतलब हर बंदे में उसका ये राइट है कि वो जो ना जिंदगी गुजार सके लिबर्टी आजादी के साथ, एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन मतलब एक पर्सन की जो सिक्योरिटी है वो भी एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो वन शेल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड। अब एक बंदा जो ना कह लें किसी की बंदगी नहीं कर सकता, ना ही उसका जो ना गुलाम बन सकता है। नो शेल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। अब किसी को भी मतलब टॉर्चर वगैरह, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज में उसे मुलविस नहीं कर सकता। राइट्स टू रिकॉग्नाइज बिफोर द लॉ एवरीवेयर। अब एक बंदा है कहीं पे भी, कहीं किसी जगह पे मौजूद है, तो वो रूल्स एंड जो रेगुलेशन जो लॉज हैं वो उनको क्या करे, उनको जो ना वो उसके लिए आयद हो जाएंगी। ठीक है, वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्हीं लॉज के तहत उसको क्या किया जाएगा, सर्व किया जाएगा। यहां तक बात ओके है? सर। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, राइट्स टू, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि लीगल एंड सोशल राइट्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि लॉ के सामने, कानून के सामने तमाम लोग क्या हैं, इक्वल हैं। और उसके बाद क्या है, राइट टू सीक हेल्प फ्रॉम द नेशनल कोर्ट्स। अब जो नेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं उनसे जो ना वो आप कह सकते हैं कि जो ना अपनी जो मदद है वो तलब कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या चीज है कि फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट। आर्बिट्रेरी अरेस्ट का मतलब ये है कि ऐसा जो गुंडागर्दाना या जो स्टेट एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज चला रही होती है, तो इन तमाम चीजों से जो ना उसको जो ना प्रोटेक्शन दी जाएगी। किसी तरह के जो ना उसको एवं गिरफ्तार या डकैत वगैरह या इस तरह के किसी भी एक्टिविटीज में उसे मुलविस नहीं किया जाएगा, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा हर वे से। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, राइट टू फ्री ट्रायल। अब मतलब उसकी ये उसका हक है कि भाई उसका फ्री ट्रायल किया जाए ओपन कोर्ट्स में, और उसकी कोई मतलब ऐसा हो जाता है ना कि केसेस लग जाते हैं एक बंदे पे, लेकिन अब उसका फ्री ट्रायल गवर्नमेंट भी किया जाएगा। और फ्री ट्रायल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा आप कह लें अमल, एक ऐसा मतलब लॉ सिस्टम जिसमें एंटी उस बंदे के मतलब चीज़ों को न्यूट्रल रख के देखा जाएगा कि क्या वो गलत है या नहीं है। फ्री एंड फेयर मतलब मुनसफाना जो आप कह लें अदल इंसाफ वो होगी। राइट्स टू डिफेंड वंस ओन सेल्फ इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे पब्लिक ट्रायल की बात हो रही है, वहाँ पे जो ना वो खुद को क्या कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी प्राइवेसी एंड फैमिली लाइफ। मतलब अब उसको ये आज़ादाना हक हासिल है कि भाई वो अपनी पर्सनल आज़ादी उसे चाहिए, प्राइवेसी हम कह सकते हैं। अब इसी तरीके से फैमिली लाइफ का भी उसको क्या है, राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। अब जहाँ कहीं भी जाना चाहे वो उसको ये राइट है। और उसके बाद जो ना जहाँ कहीं भी रहना चाहिए भी उसको आज़ाद, इस चीज़ की भी आज़ादी हासिल है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सीक एसेलम। एसेलम का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी कंट्री में उसको रहने की इजाज़त है, उसको नेशनैलिटी की भी इजाजत है कि भाई आप जिस कंट्री में रह रहा है तो वहां पे उसको जो नेशनैलिटी है वो भी मिल सकती है। उसके बाद राइट टू मैरी एंड फाउंड अ फैमिली। भाई कहीं जगह पे भी किसी से शादी कर सकता है और वहां पे जो अपनी फैमिली है वो बना सकता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। अब कहीं पे भी वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्सिक्वेंसेज और रिलीजन। रिलीजियस हवाले से भी वो क्या है, आजाद है। और उसके बाद जो ना अपनी थॉट्स, कॉन्सिक्वेंसेज या ओपिनियन के हवाले से बात कर लें, या उसके बाद एक्सप्रेशन के हवाले से बात कर लें, वो आजाद है। ठीक है, उसको जो ना अपने आजाद ख्यालात से, अपने आजाद थिंकिंग से जो ना वो सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब एक बंदा कंप्लीटली क्या है, आजाद है।
ठीक है, उस पे किसी तरह की जो आप कह लें कि नेगेटिव जो बर्डन है, टॉर्चर है, वो इन तमाम चीज़ों से मतलब बलाता है, किसी भी चीज़ का जो है ना उस पे वो एक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबलीज एंड एसोसिएशन, मतलब वो पीसफुल असेंबलीज एसोसिएशन लोगों के साथ जो है ना वो बना सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है थ्रू चूज एंड रिप्रेजेंटेटिव के जरिए भी वो गवर्नमेंट में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या चीज़ है, उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि राइट्स टू सोशल सिक्योरिटी की मतलब उसको जो ना मतलब सोशल के माशरती हवाले से भी उसको जो ना प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको सिक्योर किया जाएगा। और उसके बाद वर्क एंड फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो जहाँ मर्जी वर्क करना चाहे उसको जो ना किसी किस्म का जो बर्डन है, किसी किस्म का जो प्रेशर है वो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, राइट टू रेस्ट एंड लियर। अब जो मर्जी चाहे रेस्ट करना चाहे अपनी लियर एक्टिविटीज के हवाले से, किसी भी हवाले से वो मुकम्मल तौर पर क्या है, आजाद है। राइट्स टू स्टैंडर्ड लाइफ। अब एक स्टैंडर्ड लाइफ का भी गुजारने का भी उसको क्या है, राइट है। ठीक है, वो जी सकता है। एंड एडेक्वेट हेल्दी फॉर वेल बीइंग, अपनी वेल बीइंग और हेल्दी मतलब तमाम इस तरह की जो ना उसको जो ना मुकम्मल तौर पर आजादाना हासिल है। ठीक है, उसके बाद राइट्स टू एजुकेशन के हवाले से भी उसको जो ना आज़ादी हासिल है। और उसके बाद फ्री एट एलिमेंट्री लेवल पे जो मतलब एजुकेशन है वो उसको फ्री मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, राइट्स टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू एंजॉय ऑल राइट्स एंड फ्रीडम, तमाम तरह की जो राइट्स हैं और जो फ्रीडम है वो से अपटेन कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द ऑल कम्युनिटीज, और ऑल कम्युनिटी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक बंदा जहाँ पे रह रहा है, जिस कम्युनिटी में रह रहा है, तो वहां की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। नो वन इंक्लूडिंग इन द गवर्नमेंट में वायलेट दीज राइट्स। अब गवर्नमेंट बाहर तो क्या, गवर्नमेंट के लोग भी उसकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वायलेट नहीं कर सकते। जो ना कब बना है, 1945 में बना है। और आपको पता है जैसे ये बना उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने, जब पाकिस्तान बना था तो उसके बाद इसने सितंबर 1947 को जो ना यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। सितंबर 1947, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो वो 10 सितंबर था, इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यूएन की जो जनरल असेंबली है उसने क्या किया, एक आप क्या एक ड्राफ्ट जो ना उसे पास किया। वो क्या था, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, CRC इन 1989। ठीक है, मतलब ये 1989 में क्या हुआ कि यूएनओ की जो जनरल असेंबली है उसने चाइल्ड्स के बारे में एक ड्राफ्ट कह लें, आप एक ट्रीटी कह लें, वो उन्होंने साइन किया, पास किया। और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, 1990 में और सितंबर के मंथ में। अब एक्चुअली ये जो CRC है ये क्या करता है, डिफाइंस द राइट्स एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है, मतलब जितने भी 18 ईयर से क्या है जो ना कम उम्र के बच्चे हैं, उनके हकूक़ के बारे में, उनकी फ्रीडम के बारे में जो ये CRC है ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये एग्रीमेंट उन्हीं के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल ट्रीटीज़। अब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के में जो ना ये क्या मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रंस वेल बीइंग, और बच्चों की जो वेल बीइंग है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इज अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। अब जो भी जिस बंदे की भी जो एक पर्सन है उसकी जो एज है वो अगर अंडर आप कह लें 18 है तो वो एक चाइल्ड के तौर पर क्या होता है, कंसीडर होता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि आ चाइल्ड इज रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी एंड इंटाइटल टू इक्वल राइट्स। अब मतलब वो तमाम बच्चे, ठीक है, जिन जो अंडर 18 में आ जाते हैं, उनको जो ना आप कह लें कि बगैर किसी रंग, बगैर किसी नस्ल, बगैर किसी इम्तियाज़ के जो ना उनको जो ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट ये है कि राइट्स टू एजुकेशन। मतलब अब एक बच्चा है, अब उसकी कौन कौन से ऐसे जो उसके लिए मतलब एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आप कह लें किसी भी कंट्री में रह रहा है, तो एक बच्चे के लिए क्या क्या राइट्स हैं जो उसको जो ना प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपलसरी। ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था इस चीज़ को। ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए है। एजुकेशन हेल्प्स द चिल्ड्रन टू डेवलप देयर एबिलिटीज़ एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एजुकेशन है वो बच्चों को शऊर तालीम सिखाती है, और जिसकी बेस पे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, फिर अपने एक मुआशरे का क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे एक सिटीजन के तौर पर उभरेंगे। द रोल ऑफ गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट एंड सेफ गार्ड द ऑल राइट्स इन CRC। अब CRC में मतलब जितने भी वहाँ पे राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं तो उन तमाम को वो फॉलो करे। ठीक है, जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं उनको क्या करे, गवर्नमेंट उनको फॉलो करे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि मस्ट इफेक्टिव स्टेप्स टू स्टॉप द चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या होती है कि बच्चों का वही जो ना खरीदो फरोख्त बेचना, इन चीज़ों के बारे में जो ना वो स्ट्रिक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उनको जो ना अडॉप्ट करे और इनको फॉलो करे, ठीक है। एंड शुड इंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड। अब बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे की जो डेवलपमेंट है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि गवर्नमेंट तमाम बच्चों की आप कह लें कि जो जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी तालीम, उनकी ग्रोथ, इन तमाम चीज़ों की जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट लाजमी देखें इन चीज़ों को। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, राइट्स टू लाइफ एंड आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू लाइफ फ्रॉम लिव फ्रॉम द बर्थ लाइफ, राइट टू लाइफ फ्रॉम द बर्थ। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हर बच्चा उसकी एक राइट्स हैं, मतलब उसका एक हक है जो यहाँ पे आया है, उसको उसको जीने का हक है, ठीक है। अब गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर द चाइल्ड सर्वाइवल एंड द डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं उनकी ग्रोथ को, उनके सर्वाइवल को, इन तमाम चीज़ों को वो मॉनिटर करे। ईच चाइल्ड हैज़ राइट टू अ नेम एंड नेशनल आइडेंटिटी फ्रॉम बर्थ। अब ये बच्चे को जो ना एक तो उसकी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो भी उसका हक है जहाँ पे वो पैदा हुआ है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्या चीज़ है कि उसको जो नेशनैलिटी है वो लाजमी मिलेगी। और आप ज़ाहिर सी बात है जो बच्चा पैदा हुआ है हम उसको नाम भी रखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। फैमिली एंड पेरेंटल केयर। अब एक बच्चा है, ज़ाहिर सी बात है उसकी जो पेरेंटल केयर है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। चिल्ड्रन शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एक्सेप्ट व्हेन नेसेसरी फॉर देयर वेलफेयर। अब मतलब बच्चों को उस वक्त तक जो ना पेरेंट्स से सेपरेटेड नहीं किया जाएगा जब तक उनके लिए ज़रूरी ना हो, मतलब उनकी आप फॉर एग्जांपल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या समथिंग एल्स, तो इस मकसद के लिए भेज सकते हैं, अदरवाइज आप अपने बच्चों को जो ना सेपरेटेड नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट जो ना बात कर लें किसकी, कि बोथ पेरेंट्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे मदर एंड फादर दोनों की बात की जा रही है कि वो दोनों के दोनों क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे इस बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो ना फर्दर अप ब्रिंगिंग एंड केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की जो देखभाल है उसमें दो मदर एंड फादर हैं, वो दोनों जो ना इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ठीक है, दोनों की क्या होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या, फैमिलीज प्ले अ विटल रोल इन द चाइल्ड इमोशन एंड मोरल ग्रोथ। अब एक बच्चा है उसकी जो इमोशन है या जो उनकी जो मोरल्स हैं, वहाँ पे एक आप कह लें फैमिली का बेसिक रोल होता है। फैमिली उसमें जो ना एक पॉजिटिव जो करेक्टर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हर बच्चा है तो वो उसको जो ना अपने जो उसके ख्यालात हैं, अपनी जो राय है उसका वो फ्रीली क्या कर सकता है, इजहार कर सकता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, द चाइल्ड हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली इन मैटर ऑफ दैट इफेक्ट देम। मतलब ऐसी तमाम चीज़ें जहाँ पे मतलब एक बच्चा इम्पैक्ट हो सकता है, वहाँ पे एक बच्चा क्या कर सकता है, अपनी जो फ्रीली आप कह लें अपने जो इजहार है, ख्याल है, वो जो ना वो प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद दे आल्सो एंजॉय फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिलीजन, ठीक है। अब हर बच्चा है वो मजहब के हवाले से वो आज़ाद है, ठीक है, वो अपने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो दे सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ओपिनियन शुड बी हियर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द एडल्ट्स एंड अथॉरिटीज़। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर जो ना आप कह लें कि जो भी बच्चों की ओपिनियन है या जो भी वो कहें तो उनकी इस चीज़ को रिस्पेक्ट दी जाए, उनकी इस बात को सुना जाए। प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है वो बच्चों को जो ना किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करे, फिजिकल वायलेंस से प्रोटेक्ट करे, इंजरी या अब्यूज से प्रोटेक्ट करे, निगलेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ऐसा ना हो कि आप जो ना बच्चों की जो राय है उन तमाम चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से भी जो ना उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके जो राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए। मस्ट बाइंड चाइल्ड लेबर एंड प्रिवेंट द चिल्ड्रन फ्रॉम द हार्मफुल वर्क। मतलब आप चाइल्ड लेबर, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पढ़ने की उम्र होती है और उनको जॉब वगैरह पे लगा दिया जाता है, तो अब इस चीज़ से जो ना प्रोटेक्ट किया जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज। आपको पता है हमारे मुल्क में जो ना बच्चों को मेडिकल हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं क्योंकि ये उनका राइट है, उनका हक है, ठीक है। इवन आप अगर बात कर लेना, हमारे गवर्नमेंट की बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं जो वीमेंस को वीमेन केयर या आप कह रहे हैं जो इस हवाले से जो ना उनको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप कुछ पूछना है, बल, बल्कि एक और नो ये भी। सर। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, एनालिसिस ऑफ द CRC, ठीक है। CRC इज़ अ लैंडमार्क ट्रीटी गारंटीइंग द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे चिल्ड्रन के जो सोशल पॉलिटिकल या जो उनके इकोनॉमिकल राइट्स हैं ये क्या करता है, उनको डील करता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, एम्फिसाइज द चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी। अब चाइल्ड की प्रोटेक्शन और उसकी डिग्निटी और उसकी जो वेलफेयर है उन तमाम चीज़ों को क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि भाई एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, एम्फेसाइज चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी रेटिफाइड बाय ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, इस चीज़ को वो फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब आप कह लें कि जो भी कंट्री उस यूएनओ के केस में है, अंडर में है, वो क्या करेगा भाई, इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। अपने जो आइन है, अपने जो आप कह लें कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो है इस चीज़ को शामिल करेगा। सर्व एज अ टूल टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट द वायलेशंस ऑफ चिल्ड्रन राइट। अब मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो चिल्ड्रन की राइट्स हैं उनके बारे में उसको मतलब वायलेशन, मतलब चिल्ड्रन के उनके जो हकूक हैं, ठीक है, आप उनके जो ना आप कह लें कि किसी किस्म की वायलेशन नहीं होगी, ठीक है। और अगर हो रही होगी तो जो ना उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो बजाते खुद क्या करेगी, फाइट करेगी, ठीक है। उनके आप कह लें उनके जो हकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनका क्या करेगी गवर्नमेंट, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, प्रमोट अ वर्ल्ड वेयर एवरी चाइल्ड कैन ग्रो सेफली एंड इक्वलिटी। मतलब आप एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे जो हर बच्चा है वो इक्वल इक्वल राइट्स के साथ, इक्वल फैसिलिटीज़ के साथ क्या करेगा, ग्रो करेगा। अच्छा, तो आज हमने पढ़ना था चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब ये है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसे उसकी जो राइट्स हैं आप कह लें, जो भी उसकी कह लें जो भी एक बच्चे के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो उसको ना मिलना, और इन रिटर्न उसको किसी न किसी मजदूरी में, किसी न किसी काम पे लगा देना, इस चीज़ को नाम दिया जाता है, चाइल्ड लेबर का नाम दिया जाता है। यहाँ पे ये आपको साथ में शो हो रहा है, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 168, ठीक है, मिलियन जो चिल्ड्रंस हैं अंडर द एज ऑफ 5 to 17 वो इस चाइल्ड लेबर में मुब्तला हैं, ठीक है। मतलब ये कि उनको जो आप एजुकेशन की बात कर लेना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, कुछ भी उनको फैसिलिटी मिल नहीं रही, इन रिटर्न वो क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे होते हैं, किसी न किसी जगह काम कर रहे होते हैं, कचरा कूड़ा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को नाम दिया जाता है चाइल्ड लेबर का। अच्छा, चाइल्ड लेबर रेफर्स टू वर्क दैट डिप्राइव ऑफ चिल्ड्रन। मतलब एक ऐसा काम जो बच्चों को किस चीज़ से महरूम रखता है, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, देयर डिग्निटी एंड पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ। मतलब एक ऐसा उम्र जिसमें एक बच्चे के ग्रो करने की एज होती है, जहाँ पे वो कुछ सीखता है, लर्न करता है, स्कूल जाता है, इन रिटर्न आप उसे किस में लगा देते हैं, काम में लगा देते हैं। इट इज़ डेंजरस फॉर देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अब ये उनकी मेंटल और फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसके लिए डेंजरस होता है। वजह क्या, क्योंकि उनमें शऊर नहीं आता, उनमें कुछ पढ़ने लिखने की, ये जो चाइल्डहुड का एज है ना, ये लर्निंग एज है। अब इसमें अगर आप बच्चे को ऐसे कामों में डाल देंगे तो वो फिर गलत चीज़ें ही सीखेगा। प्रिवेंटिंग द चाइल्ड लेबर इज एसेंशियल टू क्रिएट द वर्ल्ड सेफ फ्रॉम वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ वही चीज़ बात की जा रही है कि भाई अगर चाइल्ड लेबर नहीं होगी तो इस दुनिया में वायलेंस या आप एक्सप्लॉयटेशन की बात कर लें, रिसोर्सेज मतलब प्रॉपरली उनका यूज़ करना, ये तमाम चीज़ें सेफ होंगी, मतलब इन चीज़ों से दुनिया प्रोटेक्टेड रहेगी, ठीक है। इन इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये बच्चे ख़राब हो जाएंगे तो वो वायलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो ना अगर ये इनको अच्छे से इनकी देखभाल की जाए, इनकी प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट की जाए, तो इससे जो है ना ये वायलेंस वगैरह ऐसी चीज़ें इनसे प्रोटेक्शन हो सकती है। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कन्वेंशन है 182 आर्टिकल 3 के तहत चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन क्या करता है कि द वर्क दैट हार्म्स द चिल्ड्रन हेल्थ सेफ्टी एंड मोरल्स। मतलब ऐसा कोई काम जिससे बच्चे की जो हेल्थ है, उसकी जो सेफ्टी है या उसकी जो मोरल्स है वो अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं चाइल्ड लेबर का। वर्क दैट इंटरफेयर विद देयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब एक बच्चे की जो उसके सीखने की, उसकी जो एजुकेशन लर्न करने की जो उम्र है, उसमें अगर जो ना वो मतलब उसको हिंडर कर रहा है, वर्क उसे रोक रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है उस काम से, तो इस चीज़ को भी हम किसका नाम देते हैं, चाइल्ड लेबर का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये आप बात कर लें कन्वेंशन 182। अब इसके मुताबिक ये है कि इसका पर्पस क्या था एक्चुअली, कि एलिमिनेट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर की जो वर्स्ट फॉर्म है, अब वो कौन सा, उसमें आप कह लें कि भाई ये कूड़ा कचरा जाके उठाना, ठीक है, जहाँ पे एक बच्चे की जो सीखने की उम्र है, वहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, कूड़ा उठा रहा है, कचरा उठा रहा है, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं, हम चाइल्ड चाइल्ड लेबर का नाम देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, वर्क फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। के अब एक चाइल्ड है वो कौन से काम करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज में मतलब इन्वॉल्व हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ ILO कन्वेंशन ऑफ 182 द वर्स्ट 182 वर्स्ट फॉर्म्स इंक्लूड। मतलब ये चाइल्ड लेबर की जो वर्स्ट फॉर्म है वो कौन सी हो सकती हैं, कि ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, ठीक है, एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस, सेल एंड ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चे उनको जो ना अगवा करके भेज देना, ठीक है, बच्चों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डिपोर्ट कर देना। तो ये, या फिर आप बात कर लें स्लेवरी के हवाले से बात कर लें, तो ये किसकी जो है ना चाइल्ड लेबर की वर्स्ट फॉर्म्स हैं, जो कि आर्टिकल 182 के तहत इनको क्या किया गया, इनको निगलेक्ट किया गया, ख़त्म किया गया, मतलब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि भाई ऐसा ना होने दिया जाए किसी भी कंट्री में। अच्छा,
फोर्स्ड आर कंपल्सरी लेबर इंक्लूडिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई बच्चों को किसी भी काम या मजदूरी की बात कर लें, ऐसे किसी भी काम में उनको मतलब मुलविस नहीं करना। इवन स्पेशली बात की गई है कि उनको हथियार वगैरह नहीं पकड़ा देने, खेलने कूदने की उम्र में जो ना बच्चों के हाथ में ये गन वगैरह आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें। ठीक है, ये अफ्रीकन है और इनके हाथ में गन मौजूद है। तो अब इस तरह के आर्म कन्फ्लिक्ट वगैरह में रिक्रूटमेंट वगैरह से जो ना उनको इनहिबिट किया जाता है, हिंडर किया जाता है, उनको साइड पे किया जाता है कि भाई बच्चे इस एक्टिविटी में मुलविस ना हो। अच्छा, अब उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर लें, इस चीज़ से भी इनहिबिट किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, using the children for the criminal activities such as drug trafficking। अब मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि इंडियन मूवीज में, ठीक है, कि उसमें क्या करते हैं कि बच्चों के बैग में वगैरह में जो ना कुछ ड्रग्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, पुलिस वाले बच्चों के बैग को चेक नहीं करते कि स्टूडेंट है, तो उन्हीं के जरिए जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो होती है। तो इस चीज़ के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना। वर्क्स दैट हार्म्स देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को हम नुकसान देता है, उनकी सेफ्टी को या उनकी जो मॉरल्स हैं उनको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे तमाम आप कह लें कि एक्टिविटीज़ को आर्टिकल 3 ऑफ ILO कन्वेंशन 182 इसके तहत जो है तमाम चीज़ों को बैन कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद हार्मफुल चाइल्ड लेबर। हार्मफुल मतलब ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हैं जिसकी बेस पे एक बच्चा या चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड है, वो उसको नुकसान पहुंचता है। अब डिफाइंड अंडर द ILO रिकमेंडेशन 190, रिकमेंडेशन आर्टिकल की आर्टिकल 3 में जो 190 रिकमेंडेशन है उसके हवाले से बात कर ले। ये एक्चुअली पॉइंट्स होते हैं, बुलेट्स होते हैं, भाई आर्टिकल इतना है, इसके कितने पॉइंट्स हैं। तो अब उसी पॉइंट्स में ना हर एक चीज़ को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इन्वॉल्व द वर्क दैट इज फिजिकली और मेंटली हैजर्ड, मतलब उन चीज़ों से इनहिबिट किया गया जिससे एक बच्चे को फिजिकली या मेंटली क्या हो, नुकसान पहुंचे। उसके बाद प्रिवेंट्स द चिल्ड्रन फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल एंड लिविंग इन अ नॉर्मल चाइल्डहुड। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई ऐसे तमाम एक्टिविटीज से प्रिवेंट करना है जिससे जो बच्चा है वो स्कूल मतलब नहीं जा रहा, या जो नॉर्मल उसकी जो लिविंग हुड है, ठीक है, वो मुतासिर हो रही है। तो इन चीज़ों के अगेंस्ट क्या किया जाता है, उनको बैन कर दिया जाता है। ऑफन फाउंड एन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल बिजनेसेस वगैरह होती हैं। आप कह लो कि आप बार्बर की दुकान पे 3-4 छोटे बच्चे साथ में मजदूरी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मटेरियल इंजीनियरिंग वगैरह वर्क्स की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह पे, वहाँ पे लेबर बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, भाई हम काम सीख रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चाइल्ड लेबर में आ जाती हैं। इसी तरीके से जो है बच्चों को एग्रीकल्चर में काम करवाया जाता है, फैक्ट्रीज में, या डोमेस्टिक वर्क में उनको मुलविस किया जाता है, जिसकी बेस पे वो अपने जो कह लें एजुकेशन से, स्कूल से वो महरूम रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हार्मफुल एंड हैजर्ड वर्क। अब उनकी एग्जांपल कौन कौन से हैं देखें, कि वर्किंग अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे वर्क करना। अक्सर जो ना क्रश वगैरह में ऐसा होता रहता है, जहाँ पे जो ना एक ज़मीन के नीचे माइनिंग वगैरह में जाके क्या करते हैं, काम करते हैं। अंडर वाटर काम करना, एट डेंजरस हाइट, किसी डेंजरस हाइट पे जाके कोई वर्क करना। यूजिंग डेंजरस मशीनरी या इक्विपमेंट्स या टूल को इस्तेमाल करते हुए जब वो मतलब वर्क कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या है उनके लिए मतलब एक कैटेगरी ऑफ हैजर्ड वर्क है। अब इसी तरीके से कैरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी लोड्स मैनुअली, यही हैवी लोड्स वगैरह कैरी करते हुए, मतलब जो ये भी क्या है कि उनके लिए एक हैजर्ड वर्क है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट, जो ना वर्किंग अनहेल्दी इन्वायरमेंट, एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क करना, ठीक है, जो भी उनके लिए क्या है नुकसानदा हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, वर्किंग आवर्स, वर्किंग लॉन्ग आवर्स अंडर स्ट्रेस और अनसेफ कंडीशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ज़्यादा टाइम तक बच्चों से जब मजदूरी लिया जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी जो मेंटल या हेल्थ कंडीशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे अनहेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क करना, एक्सपोजर टू केमिकल्स, डस्ट या एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या करना, वर्क करना, ये भी उनके लिए क्या है कि एक हार्मफुल कह लें कि प्लेस फॉर वर्क है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। अब कौन कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं, फिजिकल इफेक्ट हो सकता है जैसे फैटीग, इंजरी, इलनेस, स्टंट ग्रोथ। अब उसके बाद मेंटल इफेक्ट यानी एंग्जाइटी हो सकती है, ट्रोमा हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे बच्चे अक्सर जो ना उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि लैक ऑफ एजुकेशनल इफेक्ट्स के हवाले से बात कर लें, डिनाइज स्कूलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। बच्चों की जो मतलब एक तो स्कूल नहीं जाते और इन चीज़ों से वो क्या कर रहे होते हैं, कतरा रहे होते हैं। एंड सोशल इफेक्ट्स मतलब कंटिन्यूज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब ज़ाहिर सी बात है ये बच्चे जब मतलब स्कूल नहीं जाएंगे, उनमें शऊर नहीं होगा, और इवन वही गुर्बत के जो चक्कर है, जो चक्की है, उसे वो पीसते रहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ऐसे बच्चे अपने राइट्स की खातिर भी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पब्लिक कोर्ट में जाके अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। कॉम्बैक्टिंग चाइल्ड लेबर।
अब यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इन चीज़ों को रेगुलेट कर रही है। अब इन्फोर्सेस लॉज एंड पेनल्टीज अगेंस्ट द चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। अब यही बच्चों को जो ना आप स्कूल भेजने की बजाय उनको इधर उधर जो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनको काम वगैरह पे लगा दी है, ठीक है। तो अब इन ऐसे लोगों पे या इस तरह के इन्वायरमेंट में लोगों पे क्या किए जाए, पेनल्टीज वगैरह ऐड किए जाए, ठीक है। मतलब उनको पुलिस इस चीज़ को रेगुलेट करे। इंश्योर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन के लिए जो एजुकेशन है उसको कंपल्सरी नेसेसरी करा दिया जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि प्रमोट अवेयरनेस कंपेन्स फॉर द पेरेंट एंड एम्प्लॉयर्स। अब यही जो एम्प्लॉयर्स हैं या पेरेंट्स हैं उनको इस चीज़ का मतलब अवेयरनेस दी जाए भाई, कि बच्चों को तालीम देनी है, ट्रैफिकिंग वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं करना। इनकरेज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब वही जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसमें जो ना इनकरेज किया करना चाहिए। और इसी तरीके से अगर कोई वायलेशन हो रही हैं, रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो इस केस में जो ना रिपोर्ट करना चाहिए। स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू ILO एंड यूनिसेफ। ये यूनिसेफ तो आपको पता है ये पाकिस्तान में मौजूद है, और ये यूनिसेफ पाकिस्तान के जो लोकल इन्वायरमेंट है वहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है और चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। चाइल्ड लेबर वगैरह से इन चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो ना ILO आपको पता है ये इंटरनेशनली वर्क करता है, ठीक है, जिसमें जो ना ILO के रूल्स तमाम कंट्रीज़ जो है ना वो फॉलो करती हैं। मतलब वही तमाम कंट्रीज़ क्या करती हैं उसको फॉलो करती हैं। आज हमने अपना टॉपिक पढ़ना है वीमेन राइट्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि वीमेन राइट्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वीमेन राइट्स का मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में वीमेन की जो राइट्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी, और साथ में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर की बेस पे जो फ़र्क रखा जाता है, जो तज़ाद रखा जाता है, जो डिफरेंस रखा जाता है, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, वीमेन राइट्स आर द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अब ये जो है आप कह लें कि वीमेन राइट्स का मतलब ये वो ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जो एक लॉ क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दिस इंश्योर्स द फ्रीडम, इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस अपॉर्चुनिटीज टू द रिसोर्सेज। अब जाहिर सी बात है वीमेन्स आर आल्सो क्रिएचर, ठीक है। अब किसी भी माशरे में उनके बगैर ऐसा समझ लें माशरा चल ही नहीं सकता। तो अब उन्हीं की फ्रीडम, उनकी इक्वालिटी, उनकी इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो ये राइट्स हैं, ये इस चीज़ का यकीन दहानी करती हैं। वीमेंस आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स एंड हेल्थ केयर। मतलब वो एजुकेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी में भी जा सकते हैं, मतलब जॉब भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और हेल्थ केयर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। प्रमोटिंग वीमेंस राइट्स लीड टू द सोशल जस्टिस एंड नेशनल प्रोग्रेस। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर वीमेन राइट्स को आप प्रमोट कर रहे हैं तो उससे एक तो माशरे में क्या होगी, इंसाफ कायम होगा, और उसके बाद जो कौम है वो तरक्की करेगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट और बियास कह लें बेस्ड ऑन जेंडर। मतलब जेंडर की बेस पे आपने किसी अनइक्वल ट्रीट करना है, या बियास का मतलब होता है किसी एक ग्रुप की तरफ ज़्यादा फोकस रहना, ठीक है। मतलब आप एक ग्रुप को देख रहे हैं, दूसरे ग्रुप को फोकस ही नहीं कर रहे, मतलब दूसरे ग्रुप का मतलब वीमेंस की बात हो रही है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या मतलब है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट आर बियास बेस्ड अपॉन जेंडर की वजह से जो ना अनइक्वल ट्रीटमेंट करना। अब यहाँ पे सिर्फ वीमेंस के हवाले से नहीं बात हो रही, मेंस के हवाले से बात हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली वर्ड लिखा हुआ है ये स्टीरियोटाइपिकल एटीट्यूड। तो ये मतलब दोनों मेल के बारे में भी है, फीमेल के बारे में भी है, ठीक है। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ऐसा होता है कहीं पे वीमेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और कम ही ऐसे जगह हैं जहाँ पे मेंस को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन जेंडर, आप कह लें मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर को भी लेके। ऑफन इट इज़ ऑफन रूटेड इन कल्चरल एंड ट्रेडिशनल नॉर्म्स। अब ज़ाहिर सी बात है इसमें कल्चरल नॉर्म्स भी होती हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी होती हैं, और इंस्टीट्यूशनल बियासेस भी हो सकते हैं। मतलब कोई इंस्टीट्यूट है वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहा है। आपको पता है मीडिया की क्या ख्वाहिश होती है कि वीमेंस आगे हैं, ठीक है, वीमेंस आगे हैं। अब इसी चीज़ को हम नाम देते हैं स्टीरियोटिपिकल, स्टीरियोटाइप भी आप कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल जेंडर को क्या करना है, प्रमोट करना है, सिंगल जेंडर को प्रमोट करना है। इसमें आप वही बात कर लें मीडिया की, आपको हर मीडिया न्यूज़ पे ऑलमोस्ट जो है ना फीमेल ही नजर आएगी। इट रिस्ट्रिक्ट्स द वीमेंस फ्रीडम, ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे अगर आप बात कर लें तो एक वीमेन है वो आप कह लें उसको ना तो उसको फ्रीडम मिल सकता है ना उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ अब यहाँ पे लाइफ की बात भी हो रही है और उसकी फिजिकल ग्रोथ की भी बात है, ये दोनों की बात हो रही है। ग्रोथ का मतलब ये कि एक इस जमाने माशरे में आया है वो किस किस तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहा है, इस चीज़ को भी ग्रोथ का नाम दिया जाता है। एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और सोसाइटी में किस 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 तरीके से किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। केसेस
बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब मतलब सॉरी काजेज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब इनमें क्या चीज़ हो सकती है, वही कल्चरल ट्रेडिशंस दैट फेवर मेन ओवर वीमेन, ठीक है, आपको पता है हमारे कल्चर में इस्लामिक कल्चर की बात कर लें या पुराने ब्लुच का या इस तरह के जो ना आप ट्रेंड्स की बात कर लें, तो वहाँ पे मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेशन ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज प्रोटेक्टिंग द वीमेंस राइट, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि हमारे जो लॉज हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, जिसकी बेस पे जो वीमेंस राइट है वो प्रॉपरली वीमेंस को नहीं मिल रहे होते। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन वीमेन ऑफ वीमेन ऑन मैन, आपको पता है हमारे अक्सर जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे मतलब इकोनॉमिकली जो वीमेन है वो मैन पे डिपेंड करती है, ठीक है। सारी चीज़ें जो ना वो सिंपल, हम कहते हैं ना कि घर को संभालना औरत का काम है और बाहर से कमा के आना मर्द का काम है। तो हमारा जो है ना उस सिस्टम पे हमारा बिलीव होता है, ठीक है। तो जिसकी बेस पे जो वीमेन है वो इकोनॉमिकली डिपेंड करती है, किस पे, मैन पे डिपेंड करती है। उसके बाद पेट्रार्कियल सोशल सिस्टम लिमिटिंग द वीमेन्स रोल, पेट्रार्कियल सोशल सिस्टम का मतलब ये होता है वही पुराने आबा अजदाद वाला ट्रेडिशन, जिसमें जो मेल है उसके पास मोर पावर्स होती हैं, मेल हैव मोर पावर, मेल हैव मोर पावर। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, प्रमोटिंग वीमेंस एम्पावरमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू लीगल रिफॉर्म्स इंश्योरिंग द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि भाई लॉ कानून के आगे तमाम जो आप कह लें कि तमाम चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है। लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए फॉर वीमेंस, ठीक है। एडवोकेसी कंपेन्स, मतलब ऐसे कंपेन्स चलाए जाएँ जिसमें इस चीज़ की वकालत की जाए और वीमेंस की पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव किया जाए, भाई एडवर्टाइजमेंट लगाई जाए कि यहाँ पे वीमेन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट आजकल आपको पता है हमारे माशरे में हर जगह पे वीमेन गाय बगाए इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स रेजिंग अवेयरनेस, अब वही कम्युनिटी बेस्ड वगैरह प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ जिसकी बेस पे अवेयरनेस से शौर बढ़े। जेंडर इक्वालिटी रिक्वायर्स कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, अब जेंडर इक्वालिटी के लिए ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, सिविल सोसाइटीज़ को आना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को भी आना पड़ेगा। और वही आपको पता है ह्यूमन राइट्स की हम बात करते आ रहे हैं कि वो क्या करता है कि जो लोगों के हकूक़ हैं या वीमेंस मेंस इन सब के हकूक़ का वो क्या करता है, केयर करता है, ठीक है। और इस बारे में तमाम कंट्रीज़ में इनके ब्रांचेस मौजूद हैं और हर लो लेवल पे जाके जो है ना वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद वीमेन राइट्स इन पाकिस्तान, वीमेंस आर रिस्पेक्टेबल एंड एक्टिव सिटीजन कंट्रीब्यूटिंग द पाकिस्तान डेवलपमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटीज द इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन। अब वही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 19 किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, 1956 की बात कर लें या 1950 62 की बात कर लें या 1973 की बात कर लें, तो ये तमाम के तमाम क्या करते हैं, इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाते हैं कि वीमेंस की प्रोटेक्शन और वीमेंस की इक्वालिटी को। अच्छा, उसके बाद की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, अब यहाँ पे आर्टिकल आप बात कर सकते हैं 25 की, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब जेंडर की बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, लॉ के आगे तमाम लोग क्या हैं, इक्वल है। आर्टिकल 34 स्टेप शैल बी टेकन टू इंश्योर द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, अब जाहिर सी बात है ज़िंदगी के जितने भी दायरे, मतलब आप बाहर से जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें वीमेन की फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इस चीज़ की यकीन दहानी दिलानी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 34। उसके बाद लॉज इंश्योरिंग द वीमेंस प्रोटेक्शन, अब लॉज के हवाले से आप बात कर लें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस, ये हम लास्ट टाइम में मेरे ख्याल से इस चीज़ को देख चुके हैं। मतलब अब ये जो एक्ट है 2010 में पेश हुआ है, इसमें यही है कि जो वीमेंस हैं वो अपने वर्क प्लेस पे या जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे क्या है, सेफ और रिस्पेक्टफुल है, मतलब उनके साथ कोई अनबन नहीं हो रही। एसिड क्राइम प्रिवेंशन दो एक्ट है जो कि 2011 में पेश किया गया था, इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर द एसिड अटैक्स एंड रिलेटेड वायलेंस, अगर इस तरह की रिलेटेड वायलेंस है या एसिडिक अटैक जो है अगर किसी फीमेल पे किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट सख्त जो है एक्शन लिए जाएंगे। और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन वेरियस प्रोविंसेस, अब डोमेस्टिक लेवल पे भी मतलब इस चीज़ को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो वीमेंस है उनको हर तरह से जो ना उनके तहफ़्फ़ुज़ की जा सके। प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू द वीमेंस फेसिंग द डोमेस्टिक अब्यूज़, वही अच्छा, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये होता है कि घरेलू सतह पे भी, ठीक है, घरेलू सतह पे भी अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके लिए भी आपको पता है हमारे फैमिली कोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं, वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। रोल ऑफ वीमेन इन नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वीमेंस का भी क्या क्या रोल है, क्या क्या हमारे डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, साइंसेज एंड बिजनेस टेक्नोलॉजी, एम्पावर्ड वीमेन स्ट्रेंथ, द फैमिली सिस्टम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर सी बात है भाई, अगर वीमेन है ना जो ग्रो कर गया, एम्पावर्ड में आ गई, मतलब जो अचीव करना चाहते थे अचीव कर लिया, तो
तो उससे एक तो फैमिली जो सिस्टम है वो मजबूत होगी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मजबूत होगी। इंश्योरिंग द जेंडर इक्वालिटी इनहेंसेस द पाकिस्तान सोशल प्रोग्रेस, पाकिस्तान की सोशल प्रोग्रेस जो है कौन इंक्रीज करेगी, कौन इनहेंस करेगी, दैट विल बी द जेंडर इक्वालिटी। Transgender rights and inclusion. The Universal Declaration of Human Rights emphasizes the equality and non-discrimination for all. अब यहाँ पे UDHR की बात हो रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या डिसाइड करता है, ये क्या कहता है कि भाई एक तो माशरे में तमाम लोगों के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी रंग नस्ल के अलावा जो है ये सोचना है। UN organization like UN organization like UN Women and UHCR sports gender equality including the transgender rights। ठीक है, अब यहाँ पे वही उसकी बात कर लें, UN Women ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें या OHCHR की बात कर लें, ये है ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये ऑफिस ऑफ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, शुक्र है आवाज आई है, जाग जी रही है। आवाज आ रही चलें, पता है, शुक्र है जाग रही हो। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इतने बड़े नाम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इन 2009 ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स वर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ थर्ड जेंडर इन पाकिस्तान। अब ट्रांसजेंडर को पाकिस्तान में थर्ड जेंडर के तौर पर जो ना लीगली रिकॉग्नाइज किया गया। अब कब लीगली रिकॉग्नाइज किया गया? इन 2009। अच्छा, ये केस सामने आया था, ये जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस इशू को सॉल्व किया था। अब ये केस करने वाले कौन थे? मोहम्मद असलम खाकी साहब थे। ठीक है, जो कि SSP वर्सेस SSP, ठीक है, ऑपरेशन रावलपिंडी, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, अब इसमें क्या बात की जा रही है कि उन्होंने एक पिटीशन दर्ज की थी, एक एप्लीकेशन दर्ज की थी। वो एप्लीकेशन क्या है? पिटीशन नो 43, मतलब एप्लीकेशन नंबर 43 2009 की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे उस एप्लीकेशन में उसने क्या किस चीज़ को मेंशन किया था कि डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल, के ट्रांसजेंडर लोगों के जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। अब ये ट्रांसजेंडर सिटीजन वर ग्रांटेड, और उसी में फिर ट्रांसजेंडर्स को जो ना एक लीगल आइडेंटिटी दी गई, वोटिंग राइट्स दिए गए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, 2009 से पहले जो है ना वीमेंस को, या आप कह लें जो ट्रांसजेंडर है, उनका नेशनल आइडेंटिटी भी नहीं था। ठीक है, वो विदाउट एनी आइडेंटिटी थे। लेकिन बाद में 2009 के बाद जब ये लॉ एक्ट पास हुआ तो उसमें उनके जो लीगल राइट्स हैं, उनके जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उनका जो वोटिंग है, ये सारी चीज़ें जो ना उन्होंने लॉ कर दी थी और इनको जो ना थर्ड जेंडर के तौर पर कंसिडर किया गया था। यहाँ तक बात हो। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उसमें क्या है? ह्यूमन राइट्स अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो ना हमने एक्चुअली हमारा जो ह्यूमन राइट्स वाला था, ठीक है, ह्यूमन HR और UND, मेरे ख्याल से HR, उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की थी। अब हम अपने अपने मुल्क की तरफ, अपने आइन की तरफ लौट आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आइन क्या कहता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन राइट्स के बारे में एक्चुअली जो आर्टिकल्स हैं 8 से 28 आर गारंटीड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो ह्यूमन राइट्स के बारे में जो आर्टिकल बनाए गए थे UNO की तरफ से, उनके 8 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल है वो हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी गारंटी दी गई है, भाई ये चीज़ लाजमी होगी। अब वो कौन सी चीज़ है जो लाजमी होगी? उस आर्टिकल में जो ह्यूमन है या तमाम सिटीज़न की फ्रीडम के बारे में बात की गई थी, उनकी इक्वालिटी, उनकी जस्टिस और उनकी जो डिग्निटी, वकार है। तो ये तमाम चीज़ें तमाम सिटीज़न के लिए क्या थी, उनको इंश्योर करवाया गया कि ये फैसिलिटीज़ आपको मिल के रहेंगे, जो कि इंसानी बेसिक राइट्स है। दे प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम अब्यूज़ ऑफ पावर, कि पावर का जो गलत इस्तेमाल जो लोग करते हैं, उस चीज़ से जो ना वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अपहोल्ड द फंडामेंटल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, बेसिक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, वो किसी भी उस मुआशरे में क्या होंगी, मेंटेन रहेंगी। ठीक है, मतलब ह्यूमन राइट के आर्टिकल्स हैं, इन तमाम चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। जब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा तो जो इंडिविजुअल पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, और जिनके खिलाफ जिनको नुकसान हो रहा है उनका भी ख्याल रखा जाएगा। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इन तमाम चीज़ों का की जिम्मेदारी ली गई है।
बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम, अब उसमें वही चीज़ है कि लाइफ एंड लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ, एक बंदा है वो अपनी आज़ादी अपनी ज़िंदगी से खुद इंजॉय कर सकता है। नो वन शैल बी इलीगली अरेस्टेड और डिटेन्ड, मतलब किसी भी बंदे को इलीगली छुपा के या अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता। एंड एवरी वन हैज़ राइट टू अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट ऑफ लॉ, अब जाहिर सी बात है अगर किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगाया गया तो वो एक फ्री फेयर जो अपना केस है वो अदालत में चला सकता है। स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब किसी से कोई ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकता, किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लीगल एंड पर्सनल राइट्स, नो पर्सन शैल बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम, भाई एक गलती की है उसको सजा मिल चुकी है तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी। उसके बाद एवरी पर्सन हैज़ राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ होम, जाहिर सी बात है अपने अपनी वकार और अपने घर की जो प्राइवेसी है वो उसे मेंटेन कर सकता है। आपको पता है कि पुलिस ऐसे किसी भी घर का जो है छापा नहीं लगाती इलीगली, और बीच में कुछ ऐसे केसेस भी हुए थे जब पीटीआई के अगेंस्ट हुआ था ये, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। सिटीजन इंजॉय द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो एक सिटीजन है वो उस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब कहीं पे भी किधर भी जा सकता है, वो पाकिस्तान का शहरी है तो वो इजीली कहीं भी मूव कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। राइट टू असेंबल पीसफुली इज गारंटीड, और इसमें जो ना आप अगर कहीं पे पीसफुली गैदर हो रहे हैं तो इस चीज़ की भी वहाँ पे आपकी जो प्रोटेक्शन है वो भी, इस चीज़ की भी गारंटी ली गई है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है आप बात कर लें प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई स्ट्राइक वगैरह कहीं इज्तिमाई आप कह लें, किसी जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जान और माल, आपकी जान को नुकसान ना पहुँचे, इस चीज़ की भी ज़िम्मेदारी ली जाती है। आपको पता है अक्सर जो है ना जहाँ-जहाँ पे भी ज़्यादा रश होता है तो वहाँ स्पेशली आप जुम्मा नमाज़ के हवाले से बात कर लें तो आस-पास पुलिस खड़ी हो जाती है रश ज़्यादा होने की वजह से। वहाँ के लोगों को जो है ना प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करना। द राइट्स ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, आप ग्रुप गैदरिंग बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आप ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन, अपना कोई फील्ड है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोफेस या प्रोफेशन का मतलब होता है अपने प्रोफेशन का मतलब वही अपने फील्ड जो भी आपका है उसे आप शो करवा सकते हैं। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपना जो स्पीच है, आप अपने जो दलाइल हैं, आपके अपने जो अकायद हैं, आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, आप कोई चीज़ पब्लिक के लिए है तो आप पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन है आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स, अब ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि हर बंदे को जो रिलीजियस फ्रीडम दी गई है ताकि वो अपनी जो अपना जो ईमान है उसको प्रैक्टिस भी कर सके, उसे परफॉर्म भी कर सके और उसे ओपनली एक्सेप्ट भी कर सके। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि हिंदू, अब हिंदू कल्चर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे क्या होते हैं कि छुप के रहते हैं कि भई हम सुपीरियर हैं, हम लोअर हैं, तो एक-दूसरे के साथ जो है ना लड़ाई झगड़ा उनका लगा रहता है। बट यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है कि भई रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी उससे बिलॉन्ग करता हो, तो यहाँ पे उसको रिलीजियस फ्रीडम दी जाएगी। राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आप इस्लामाबाद में हैं, आप डीजी खान में, आप कराची में, आप जहाँ पे भी हैं, आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर कर सकते हैं। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के आगे तमाम लोग बराबर हैं। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ठीक है, आप अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी कल्चर है, आप उसको जो है ना प्रमोट कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स, द स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 5 से 16 साल के बच्चों के लिए जो तालीम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल द पर्सन हैव इक्वल एक्सेस टू द प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, और प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए आप ज़ाहिर सी बात है एक पार्क है तो वो सबके लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी इंश्योर्ड, अब ज़ाहिर सी बात है कि तमाम सिटीज़न है, पाकिस्तानी सिटीज़न है तो तमाम लोगों को सर्विसेज या एम्प्लॉयमेंट के बराबर मौके जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सोशल जस्टिस एंड नेशनल हारमोनी, अब यही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल माशरती इंसाफ और जो कौमी हम आहंगी है, मतलब कौमियत के हवाले से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को प्रमोट करता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, देखिए यहाँ पे बात की गई है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे हमारी फूड की सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार है। आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी है ना वो गवर्नमेंट लेती है कि भई आपको फैसिलिटी, आपको खाना, सारी चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएँगी। जैसे मेरे ख़्याल से हज़रत मूसा अलैहि सलाम के दौर में ऐसा हुआ था मेरे ख़्याल से, कि जहाँ पे जो ना खाना जो ना ऊपर से आता था, लेकिन वहाँ के लोग थोड़े अनबन थे, उन्होंने कहा भई हम खुद ग्रो करवाएँगे, हम आसमानी खानों से बोर हो गए हैं। ठीक है? जिनकी वजह से आज हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है? एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू एक्सेस द सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड, अब ज़ाहिर-सी बात है भई आपको सफिशिएंट और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी है, मतलब वो फूड आप एक्सेस कर सकते हैं। आपकी ये बेसिक नीड है, बेसिक राइट है। हेल्दी सिटीजन आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए हेल्दी सिटीजन का होना ज़रूरी है। अब उसके बाद आर्टिकल 25 क्या कहता है कि एवरीवन हैज़ राइट
टू अ स्टैंडर्ड लिविंग एडेक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। मतलब भाई इस तरह की आप एटलीस्ट आपकी जो लाइफ है वो आपका हक है कि जिससे आपकी जो हेल्थ है या आपकी जो वेल बीइंग है वो मेंटेन रहे, ताकि आप हेल्थी रहें, आप ठीक रहें, वेल बीइंग मतलब आप खुशहाल रहें। तो इस तरह की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो हर बंदे का हक है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, अब ज़ाहिर सी बात है कि भई ये जो प्रॉपर फूड का प्रोवाइड करना ज़रूरी है फॉर अ हेल्दी पॉपुलेशन। इसी वजह से आप देख लें, फ्लड आता है, कोई भी ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो गवर्नमेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है, गवर्नमेंट लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही होती है। क्यों? क्योंकि भई उनका उन लोगों का राइट है। ठीक है, आपने अक्सर फ्लड में देखा होगा जो ना उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है। अब चाहे जिस लेवल पे भी हो, जैसे भी हो, पूरा नहीं पहुँचता वो एक अलग बात है, लेकिन पहुँचा रही होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन सपोर्ट्स द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है एक चिल्ड्रन है, बच्चा है, वो ग्रोथ स्टेज में है, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है? अगर फूड इनसिक्योरिटी है तो जो सोशल है माशरे में है वो अनरेस्ट मतलब एक अनबिन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। और इसी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है वो क्या करेगा, सोशल कोहेजन, लोग भूख की वजह से एक दूसरे से लड़ने नहीं लग जाएंगे। ठीक है, एक माशरे में अमन होगा, सुकून होगा, सारी सबको सारी चीज़ें इजीली क्या हो रही होती हैं, अवेलेबल हो रही होती हैं। रोल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है। ठीक है, जो कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रमोट करती है। ठीक है, मेन गोल्स इसके क्या है कि न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना है। मेरे ख्याल से अभी ये, हाँ, ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है एसडीजी, ये इसको गोल नंबर 2 ये यहाँ पे आपको शो करवाया जा रहा है कि ये 2030 तक इस पूरे अर्थ से, इस पूरे मतलब यूनिवर्स से, ठीक है, जो भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं उनकी इस हंगर को खत्म करना है। मतलब इस खाने पीने की किसी को टेंशन ना हो, चीज़ों को इतना ग्रो करना है, इतना आगे ले जाना है। ठीक है? तो यही है कि इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, और जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, मूव करवाना है। अब ये जो फूड ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये तमाम कंट्रीज़ के लिए। ये इसका मकसद ये होता है कि भई हंगामी सूरत हाल में एड प्रोवाइड करना, और इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, इसमें तमाम कंट्रीज़ मिलके कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और रूरल जो पॉपुलेशंस हैं हमारे बलूचिस्तान के डाउनग्रेड एरियाज़, पंजाब के डाउनग्रेड एरियाज़, सिंध, ठीक है, सिंध उमरकोट वाली साइड के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे इनके स्पेशली जो इनके एजेंसीज़ के बंदे हैं वो जाके विज़िट करते रहते हैं। और वहाँ पे हर वैसे इसका जो कह लें कि इसका जो कंपनी का ऑफ़िस जो है ना ऑलमोस्ट हर कंट्री में मौजूद है। मतलब एक ऑफ़िस, मेन ऑफ़िस कह लें, फिर छोटे-छोटे सिटीज़ वगैरह में भी जो है ना इनके मौजूद होते हैं। ये पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं। तो इनके वैसे डिफरेंट गोल हैं, जैसे नो पॉवर्टी, गुर्बत को ख़त्म करना, हंगर को ख़त्म करना, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, इस चीज़ को मेंटेन करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, क्लीन वाटर सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। इसी तरीके से अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, एनर्जी सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि एफएओ की तरफ से हैं, ठीक है? तो मतलब ये तमाम चीज़ें सबको, लोगों को जो है ना फैसिलिटेट होनी चाहिए, तमाम चीज़ें उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स एंड मिनोरिटीज़, यहाँ पे बात की जा रही है मिनोरिटीज़, आपको पता है वो लोग जो किसी भी कंट्री में रिलीजन के हवाले से, रेस के हवाले से या एथनिसिटी के हवाले से कम तादाद में मौजूद हो, ठीक है? तो अ ग्रुप स्मॉलर इन नंबर डिस्टिंक्ट बाय रिलीजन, एथनिसिटी, या आप बात कर लें रेस, ठीक है, रंग, नस्ल या फिर मज़हब के हवाले से अगर कोई ग्रुप स्मॉल इन क्वांटिटी है तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं मिनॉरिटी का। प्रॉब्लम फेस्ड प्रेजुडिसेस, मार्जिनलाइजेशन एंड सेग्रीगेशन। प्रेजुडिसेस का मतलब ये होता है कि अनबिन या उनको ना कंसिडर करना, उनको निग्लेक्ट करना, उनकी बजाय किसी दूसरे को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देना। मार्जिनलाइजेशन का मतलब वही उनको कम फैसिलिटीज़ का अवेलेबल होना। सेग्रीगेशन का मतलब वो अलग हो जाना। तो ऐसे लोग जो तबका कम क्वांटिटी में मौजूद है वो अपने राइट्स की बात नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो क्या हो जाता है कि इन तमाम चीज़ों का उसको सामना होता है, प्रेजुडिसेस का, मार्जिनलाइजेशन का या सेग्रीगेशन का मसला हो जाता है। तो अब कोई भी स्टेट है, ठीक है, मस्ट ट्रीट द मिनोरिटीज इक्वल विदाउट बियासेस। मतलब किसी भी एवं ही तुक्का फैसले पे या एवं ही इग्नोर निगलेक्टेड फैसले पे, नेगलेक्टेड फैसले को साइड पे करके जो मिनोरिटीज़ हैं उनको जो ना आप वो इक्वली ट्रीट करें। ये किसी भी ये स्टेट के ऊपर, उस स्टेट लोगों का राइट है स्टेट के ऊपर। इस्लामिक स्टेट प्रिंसिपल क्या है, मिनॉरिटीज़ हैव इक्वल एंड सोशल राइट्स एंड सोशल इक्वालिटी। मतलब वही जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक भी हैं, उनके सोशल माशरती जो मसावात हैं वो भी हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान के तमाम सिटीज़न चाहे कोई भी हो वो लॉ के आगे इक्वल है। स्लेवरी, फोर्स लेबर, टॉर्चर डिक्लेयर्ड इलीगल, ना तो किसी का गुलाम लॉ है, ना ही मतलब बन सकता है, ना किसी का लेबर फोर्स लेबर मतलब ज़बरदस्ती काम कर सकता है, ना ही किसी कोई टॉर्चर वगैरह से काम कर सकता है। ये तमाम चीज़ें इलीगल हैं। सिटीजन हैव टू राइट टू लिव एंड लिबर्टी, वही लाइफ एंड लिबर्टी, अपनी ज़िंदगी को, अपनी आज़ादी को जीने का हक रखता है एक सिटीजन। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ रेस एंड कास्ट, किसी भी रंग व नस्ल के से बिलातर होके जो ना
मतलब एक तो मज़हब की फ्रीडम है और दूसरा जो एजुकेशन है उसके लिए एक्सेस है। अच्छा, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ मिनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। रिलीजियस फ्रीडम की अगर आप बात कर लें, एक तो सोशल हार्मोनी मतलब माशरती हम-आहंगी कि जहाँ पे लोग एक-दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हों और वहाँ पे साथ में ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब इंसानी जो वक़ार है, एक तो वो चीज़ और माशरे में क्या है कि हम-आहंगी होनी चाहिए, लोग एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के रहें। तो अगर ये तम दोनों चीज़ें अगर मिल जाती हैं, तो वो एक रिलीजियस फ्रीडम बन जाती है। मतलब एक इंसान की वक़ार को मेंटेन रखा जाता है, उसकी जो भी सोशल वैल्यूज़ है, उसको मेंटेन रखा जाता है। और माशरती हम महंगी मतलब जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हो। तो अगर इस तरह का एनवायरनमेंट होगा तो इस ये एक्चुअली क्या कहलाएगा कि ये रिलीजियस फ्रीडम है। आर्टिकल अंडर 18 है जो कि यूडीएचआर, ठीक है। अब एवरी वन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसेंस एंड रिलीजन। यही कि भई आप एक बंदे का सोच है वो सोच सकता है, ठीक है। मज़हबी तौर पर भी क्या है कि आज़ादाना हो सकता है। कंसेंसस मतलब ख़यालात, तसव्वुर वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें भी उसमें ये भी उस चीज़ का उस हक रखता है, ठीक है, बोल सकता है, बात कर सकता है। उसके बाद 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आर्टिकल 20 से 22 तक वो भी क्या कहती हैं, आर्टिकल 20 क्या कहती है कि प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन मतलब कोई बंदा है वो अपने ये हक रखता है कि वो अपने खुद को एक्सप्रेस कर सकता है कि भई मैं फलाँ रिलीजन से बिलॉन्ग करता हूँ। आप उसकी वो इबादत भी कर सकता है, उसको फैला भी सकता है। जैसे हम कहते हैं ना तबलीग करना, तो वो भी कर सकता है। आर्टिकल 21 से 22 प्रोटेक्शन इन एजुकेशन एंड अगेंस्ट द रिलीजियस टैक्सेस, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एजुकेशन को प्रमोट करना और मज़हब के नाम पे लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लेने। आपको पता है हमारे इस्लाम में बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो हिंदूज़ वगैरह से लिए जाते हैं। तो एक्स्ट्रा जो टैक्स है रिलीजियस की बेस पे लोगों के जो ना क्योंकि हम उन पे भारी हो चुके हैं, लोग हमें फलाँ चीज़ टैक्स करेंगे, फलाँ चीज़ टैक्स करेंगे। तो इस तरह के टैक्स वगैरह से जो है ना उनको फ्रीडम दी गई है। minorities in Pakistan enjoy religious freedom and respected citizen। अब ज़ाहिर सी बात है कि भाई वो एक तो जो आज़ादी है वो उसे एंजॉय कर सकता है और उसके बाद जो एक यहाँ पे रिस्पेक्टेड सिटीज़न है, ठीक है, उनका जो कह लें कि हर तरह से तरीके से जो है ना उनके राइट्स रिजर्व्ड रहेंगे। स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। ह्यूमन राइट्स आर डिटेल्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इम्प्लीमेंटेशन इज एसेंशियल इन लेटर एंड स्पिरिट। अब यहाँ पे बात की जा रही है एक तो ख़तों किताबत मतलब लिखाई में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए और दूसरा स्पिरिट मतलब हर बंदे के जोश व जज्बे में हो के भाई हमने ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना है। प्रमोट यूनाइटी एंड डाइवर्सिटी। आपको पता है हमारे मुल्क में डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट एथनिक लैंग्वेजेस हैं। तो इन तमाम डाइवर्सिटी में जो यूनाइटी है उसको प्रमोट करना है। एंड गवर्नमेंट मस्ट पनिश ह्यूमन राइट वायलेटर्स। अब कोई बंदा ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट पनिश करे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP, ठीक है, वर्क टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड मॉनिटर द वायलेशन मतलब वायलेशन को मॉनिटर करना, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। पब्लिश एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स मतलब एनुअल या स्पेशल रिपोर्ट शेयर करना ताकि लोगों को मुतवज्जे करना है, लोग इस चीज़ की तरफ आएँ, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखें। एंड 2023 रिपोर्ट एक्सप्रेस द सीरियस कंसर्न्स ओवर ह्यूमन राइट्स स्टेटस। अब मतलब 2023 का जो रिपोर्ट था उसमें सीरियस कंसर्न्स जो है ना शो किया गया ह्यूमन राइट्स के बारे में। उसके बाद फर्दर रूल ऑफ लॉ इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड प्रमोट द पैट्रियाटिज्म को प्रमोट करना, हुब्बुल वतनी को प्रोटेक्ट करना और दूसरे लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने को जो है ना इस चीज़ को बढ़ाया गया थ्रू लॉ की बात कर लें। ह्यूमन राइट्स एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है हेल्थ सेक्टर चैलेंजेस में। अब पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ क्वालिटी है वो बहुत वीक होता है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, हॉस्पिटल मौजूद है तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो मेडिसिन नहीं है। तो इन रिसोर्सेज वगैरह की शॉर्टेज होने की वजह से स्टाफ की शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत वीक है। अब इस केस में ज़्यादा फंड्स जो है ना एलोकेट किए जाएँ ताकि लोगों की जो लोग बेटर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो सकें। और एजुकेशन सेक्टर में क्या है डिस्पैरिटीज़ बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़ दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड है, फैले हुए हैं। तो अब इस तरीके से जो एजुकेशन है वो प्रॉपर्ली रूरल एरियाज़ में नहीं फैल रही। अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल है तो रूरल एरियाज़ में नहीं है। नीड टू एक्सपेंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू फेयर फ्लंग रीजन्स। अब ज़ाहिर-सी बात है जो फार फ्लंग रीजन्स मतलब जो एक्सेस से भी बहुत दूर सिटीज़ हैं या रीजन्स हैं, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ को फैलाया जाए, तालीम को उस प्रमोट किया जाए, हर कोने में, हर इलाके तक, ठीक है? और उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन इन पॉवर्टी एलिवेशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भई एजुकेशन है वो किस-किस तरीके से जो गुर्बत है उसको ख़त्म कर सकती है। एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी। ज़ाहिर-सी बात है लोग तालीम हासिल करेंगे, किसी न किसी जगह पे काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगे।
अब अगर किसी कंट्री में स्किल्ड वर्क फोर्स होगी तो ज़ाहिर सी बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, लोग वहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, उस मुल्क की इकोनॉमी ग्रो होगी, लोगों की भी ग्रोथ होगी, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके खत्म हो जाएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है अगर कहीं पे पढ़े लिखे हैं तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो बढ़कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले एजुकेटेड इंडिविजुअल कैन स्टार्ट बिजनेसेस। अब कोई बंदा एजुकेटेड हो गया तो वो आपको पता है बिजनेस ज़्यादा प्रेफर करता है, जिसकी बेस पे दूसरे लोगों को भी जो जॉब है उनके मौके मिल जाते हैं। वोकेशनल एजुकेशन की बात कर लें कि प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करना है, सपोर्ट इंडस्ट्री नीड्स, ठीक है। अब इसमें वही है कि आपको पता है हमारे एक तो दूसरा एजुकेशन होता है जिसे हम एफएससी सेकंड ईयर ये चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ जो है ना वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स, अब इसके हवाले से आप बात कर लें, यहाँ पे इस्लामाबाद में नेवटेक है, नेवटेक, और उसके बाद जो पंजाब में है वो टेफ्टा चल रहा है, ठीक है, टेफ्टा। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकल एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समथिंग इनके नाम है। तो अब ये इनका काम होता है कि लोगों को स्किल सिखाना। अब स्किल तो कोई भी हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एटसेट्रा, इस तरह के मैकेनिकल इंजीनियर। तो इस तरह के जॉब्स जो ना मतलब स्किल सिखाते हैं जिसकी बेस पे लोग इंडस्ट्रीज में जाके वर्क करते हैं, और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, क्योंकि स्किल वर्कर आ गए। अब एजुकेटेड फार्मर्स यूज़ मॉडर्न, अगर जो लोग एजुकेटेड हैं, किसान अगर एजुकेटेड है तो ज़ाहिर सी बात है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा बनिस्बत पुराने तरीकों के, तो जिसकी बेस पे जो क्रॉप की यील्ड है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब रिसर्च एंड इनोवेशन की अगर आप बात कर लें, रेजेस द नेशनल इनकम एंड प्रोग्रेस। अब रिसर्च होगी, रिसर्च को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उससे चीज़ें ग्रो करेंगी, तो उसी उसी चीज़ से फिर हमारा जो नेशनल इनकम है वो ग्रो करेगा, और हमारे मुल्क की जो प्रोग्रेस है वो भी बढ़ेगी। आज हमने पढ़ना था एनिमल राइट्स, ठीक है। प्रीवियस में जो है ना हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ये मतलब एजुकेशन का, ह्यूमन राइट्स का, या फिर हमने जो ना इस तरह के और भी तमाम पिछले टॉपिक डिस्कस किए थे, ठीक है। अच्छा, आज हमने पढ़ना है एनिमल राइट्स। एनिमल राइट्स एक्चुअली आपको पता है कि जो एनिमल है उनका भी बेसिक राइट ही है, क्योंकि वो भी इस अर्थ में आए हैं, तो बेटा उनका भी उतना ही राइट है जितना हमारा है। तो हमें चाहिए कि हम उनके साथ हम्बली, ठीक है, रिस्पेक्टफुली क्या करें, ह्यूमनली रिस्पेक्टफुली उनके साथ क्या करें, ट्रीट करें, ठीक है। एनिमल्स आर अल्लाह's क्रिएशन, मस्ट बी ट्रीटेड ह्यूमनली एंड रिस्पेक्टफुली। मतलब जैसे आप इंसानों के साथ ट्रीट करते हैं उनके साथ भी ऐसे ट्रीट करें, उनको भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। एनिमल राइट्स इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे वही बात की जा रही है, एनिमल राइट्स का क्या मतलब है, उनको एब्यूज नहीं करना, उनको किसी किस्म का हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाना, एक्सेट्रा। These rights emphasize the can treatment and moral respect toward the animal. ठीक है। Many countries have introduced animal welfare laws under the international guidelines and public pressure. मतलब पब्लिक प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए या इंटरनेशनल गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए एनिमल वेलफेयर लॉ जो ना क्या करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। Key issues on animal rights: large number of animals are used in scientific research and testing, causing pain or death। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई बहुत सारे आपको पता है ऐसे एनिमल्स हैं जो हम अपने साइंटिफिक रिसर्च या टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट वगैरह में हम यूज़ करते हैं। एनिमल फेस क्रूलिटी, निग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड इन इंडस्ट्रीज लाइक फैक्ट्रीज, फार्मिंग वगैरह में। मतलब वही एनिमल्स हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, फार्मिंग वगैरह में बड़ा वहशाना तरीके से जो ना उनके साथ सलूक किया जाता है, ठीक है। अच्छा, they are often provided with inadequate food and water and live in poor conditions, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई वही उनको ना तो फूड प्रॉपर मिलता है, ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर है वो नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है ना फर्दर आप बात कर लें कि एनिमल आर यूज फॉर एंटरटेनमेंट। आप जू की बात कर लें, सर्कसेस की बात कर लें, तो वहाँ पे जो एनिमल हैं, ठीक है, उनको एंटरटेनमेंट के तौर पर जो है ना यूज़ किया जाता है। ऑफन फेस फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। फिजिकली मतलब आप यही बात कर लें कि लोग वगैरह उन पे कुछ फेंक देते हैं या उनको मारते हैं, या आप उनको एक ही जगह पे बंद रख रख के जो ना वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बहुत सारे, मतलब जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आप यहाँ पे बात कर लें कि कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं एनिमल वेलफेयर के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक फर्स्ट क्या है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन एनिमल वेलफेयर, UDAW। उसके बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, ठीक है, ये सिटीज। और उसके बाद नेक्स्ट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ स्टैंडर्ड, ठीक है, OIE। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, ठीक है, OI का। इसका जो नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल समथिंग ऐसा है। चले मैं इसको बता बता देता हूँ, ठीक है। OIE स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अच्छा,
एक मिनट, नेट जो ना वीक है। आवाज़ मेरी आपको क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। चले, ये ओवर आ गया। ओ आई ई, ये मोबाइल से नेट का इशू है। हाँ, ये ऑफिस इंटरनेशनल डी एपिजोड्स, ठीक है, ऑफिस इंटरनेशनल डी एपिजोइटस जोइटस, ठीक है, जाइटीज भी पढ़ लें आप। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ एनिमल राइट्स इन पाकिस्तान, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, वेटरनरी सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर बिहेवियर आर एक्टिव इन पाकिस्तान। मतलब वेटरनरी सोसाइटीज़ हैं या एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज़ की बात कर लें जो कि वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये अवेयरनेस कंपेन्स या एनिमल वेलफेयर वगैरह क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इंक्लूडेड एनिमल राइट्स, ठीक है, गवर्नमेंट पाकिस्तान में वही एनिमल राइट्स जो है ना उसमें मतलब शामिल हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्कूल के करिकुलम में, मतलब आपको पता है इसमें क्या होता है, वही स्कूल के करिकुलम में हमारे जैसे अभी यहाँ पे आप पढ़ रही हो, ठीक है, तो एनिमल राइट्स के बारे में जो ना पॉइंट्स वगैरह शामिल हैं ताकि लोगों को थोड़ा शऊर आए और वो एनिमल्स के बारे में केयर करें। उसके बाद देयर इज़ अ नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, ठीक है। आ, अब इसमें वही बात की जा रही है कि एक स्ट्रॉन्ग कानून का होना लाजमी है और उसी स्ट्रॉन्ग कानून का इम्प्लीमेंट भी होना लाजमी है। द गवर्नमेंट मस्ट स्टॉप एनिमल्स मिसट्रीटमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो ना एनिमल्स के साथ मिसट्रीटमेंट, इस चीज़ को जो ना वो रोक दे, जैसे हॉर्सेस और डंकीज के साथ अक्सर जो ना क्या किया जाता है। एंड कर्ब द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह ले लेना, जैसे लायन वगैरह, इन चीज़ों का आपको पता है अक्सर जो ना लोग इलीगली रखते हैं। तो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर क्या कर क्या कर लिया जाए, बैन कर दिया जाए। चैलेंजेस फेस्ड बाय एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, लो पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर, ठीक है। मतलब एक तो लोगों के पब्लिक अवेयरनेस नहीं है जानवरों के राइट्स के बारे में, और उसके बाद वीक इन्फोर्समेंट, हमारे जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होते। लिमिटेड कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविस्ट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत कम है। इनएडेक्वेट ट्रेनिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड एनिमल शेल्टर स्टाफ, ठीक है। अब इसमें बात की जा रही है कि वही जो हमारे जो मतलब एक तो लाज हैं, ठीक है, जितने भी लाज हैं लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई प्रॉपरली। एनिमल शेल्टर स्टाफ यानी जो आपको पता है वाइल्ड लाइफ के जितने भी मेंबर्स हैं जो एनिमल्स की केयर करते हैं उनके पास इनएडेक्वेट ट्रेनिंग ही नहीं है, जिसकी बेस पे वो क्या जानवरों का ख्याल रखेंगे। इनसफिशिएंट वेटरनरी क्लिनिक्स एंड एनिमल शेल्टर्स इन द कंट्री, ठीक है। अब इसमें बात की जा रही है हमारे मुल्क में जो वेटरनरी जो क्लिनिक्स हैं वो कम है, या एनिमल शेल्टर्स हैं वो भी क्या है, कम है। सॉल्यूशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रमोटिंग एनिमल वेलफेयर, अब कौन कौन से मतलब आप ऐसे सॉल्यूशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। एक तो अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं थ्रू एनजीओ, मीडिया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रेंथन एंड इन्फोर्स द एनिमल प्रोटेक्शंस इफेक्टिवली, अब यहाँ पे वही बात की जा रही है कि एनिमल के जो प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको आप मजबूत कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जो ना आप कोऑर्डिनेट करके जो स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हैं या आप कह लें वो डिज़ाइन कर सकते हैं एनिमल वेलफेयर के लिए। कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं फॉर पुलिस, आपको पता है पुलिस का भी क्या है इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, और एनिमल के जो केयर स्टाफ है उसकी भी रोल होती है। एक्सपेंड वेटरनरी सर्विसेज एंड शेल्टर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, रूरल और अर्बन एरियाज में क्या है कि वही आप शेल्टर वगैरह, ठीक है, आप जो ना वेटरनरी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इंगेज रिलीजियस स्कॉलर, ठीक है, रिलीजियस स्कॉलर भी आप इंगेज कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ को भी आप हायर कर सकते हैं टू प्रमोट द कंपैशन फॉर एनिमल्स। मतलब वही है कि भाई सर्विसेज पर ले लेना या कुछ मजहबी स्कॉलर को आप ले लेना ताकि जाके जानवरों के हकूक इन तमाम चीज़ों को जाके डिस्कस करें, ठीक है। कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फंडिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट और फंडिंग के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करें, कोलैबोरेट करें। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वड इन चाइल्ड राइट्स, वीमेन राइट्स एंड एनिमल राइट्स, मतलब ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड राइट के में इन्वॉल्व होते हैं या वीमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं या एनिमल राइट्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल organizations play a vital role in protecting and promoting the rights of children, females, and animals. They work through advocacy, awareness, and legal reforms and humanitarian aid to improve the living conditions globally. अब यहाँ पे वही बात की जा रही है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट वे से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और जो लोगों के जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करने की, मतलब जो प्रॉब्लम्स है रेलिवेंट टू चिल्ड्रंस या उनकी लिविंग कंडीशन या एनिमल या वीमेन राइट्स के बारे में उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि ये जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है वो क्या है, मतलब 12 जून जो है ना वो क्या है, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे।
ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट ये डे मनाया जाता है। और इसमें आपके पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11(3) क्या कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी इंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी हैजर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो बच्चा, मतलब वही जिसकी जो एज एज है वो 14 ईयर्स से कम है, तो वो किसी भी किस्म के जो फैक्ट्री वगैरह, किसी भी किस्म के एम्प्लॉयमेंट वगैरह में इंगेज नहीं हो सकता। अच्छा, अब यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1946 में इस्टेब्लिश हुआ, लीडिंग द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग फॉर चिल्ड्रंस राइट एंड वेल बीइंग, बच्चों के हकूक और उनके वेल बीइंग के लिए क्या करता है कि काम करता है। और उसके बाद ये 190 प्लस कंट्रीज़ में क्या होता है कि ये जो ना अभी वर्क कर रहा है। अब इसका मेन पर्पज़ क्या है? वही न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेव द चिल्ड्रन। ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो 1919 में बनाई गई थी। और ये क्या है? इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक किस्म की एनजीओ हम जिसे कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिलीव एंड एडवोकेट द चिल्ड्रंस राइट, वही बच्चों के जो राइट्स हैं उनके बारे में एडवोकेट करना, बात करना, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब इसके फोकस एरियाज़ कौन से हैं? हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंश्योरिंग द चाइल्ड ग्रो अप सेफ, हेल्दी एंड एजुकेटेड। मतलब वही बच्चे है उसको तमाम फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ या उसकी जो या ग्रोथ है वो उसको प्रॉपर्ली उसकी हो रही है। अच्छा, चाइल्ड राइट्स इंटरनेशनल नेटवर्क, क्रिन भी आप इसे कह सकती हैं, ठीक है। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1995, मतलब हाल ही में इस्टेब्लिश हुआ है। ये भी एक किस्म का जो है ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसमें क्या है कि मेक्स पॉलिसीज़ एंड लीगल रिफॉर्म्स रिकमेंडेशन। अब वही जो ग्लोबल प्रोटेक्शन या चिल्ड्रन के जो राइट्स हैं उनकी इंटरनेशनली प्रोटेक्शन के लिए ये पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं। और जो लीगल रिफॉर्म्स होती हैं जो उन बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं उनको रिकमेंड करती हैं। अब उसके बाद साहिल है जो कि ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का अपना है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन इन पाकिस्तान। अब वही चीज़ है कि भाई चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह या एक्सप्लॉयटेशन की बात कर लें, इस चीज़ से प्रोटेक्ट करवाना है। सर्विसेज वही क्या है? फ्री लीगल एड टू विक्टिम्स। अब जो विक्टिम्स हैं उनको फ्री एड्स वगैरह प्रोवाइड करना, और उसी तरीके से अवेयरनेस जो कैंपेन्स वगैरह हैं वो चलाना ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, इसको आप स्पार्क भी कह सकते हैं। अब इसका क्या काम है? वही चिल्ड्रन राइट्स के बारे में जो है ना उनको प्रोटेक्ट करना और एडवोकेट करना, मतलब उनकी वकालत करना। मेन एरियाज इसके कौन से हैं? एजुकेशन है, चाइल्ड हेल्थ है, न्यूट्रिशन है और चाइल्ड लेबर और जुवेनाइल जस्टिस। ये इसके जो मेन एरियाज हैं जो ये फोकस करता है और इन पे ज़्यादा वर्क करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो ना ईदी है, उसका नेचर, इसका काम क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय अब्दुल सत्तार ईदी, ठीक है, अब्दुल सत्तार ईदी ने ये बनाया था। और उसके बाद इसका फोकस एरिया वही शेल्टर, केयर फॉर द ऑर्फन्स एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ अबंडेंट एंड वर्नरेबल चिल्ड्रन। मतलब वही जिनको लावारिस फेंक दिया जाता है या फिर जो ऑर्फन्स हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी पनाहगाह, उनकी केयर, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ वगैरह का ख्याल किया जाता है। अच्छा, द स्टेट ऑफ चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की जो करंट सिचुएशन है इसकी आप बात कर लें कि भाई मिलियंस ऑफ जो चिल्ड्रन हैं वो चाइल्ड लेबर में एंगेज हैं। और कॉमन सेक्टर वही डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर, ब्रिक किलिंग्स, मतलब भट्टी वगैरह में काम कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह हर जगह पे मतलब इन्वॉल्व है। मिलियंस ऑफ बच्चे जो है ना वो चाइल्ड लेबर का शिकार है। अब जिसकी बेस पे क्या होता है, उनकी जो एजुकेशन है वो नहीं हो पाती और उनकी जो हेल्थ या उनकी जो डेवलपमेंट है वो मुतासिर हो रही है। अब वेज टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है? स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज। अब यही जो चाइल्ड लेबर लॉज है उनको स्ट्रिक्टली क्या किया जाए? इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। अलाइन द नेशनल लॉज विद द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, मतलब जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो आपके नेशनल नेशनल लेवल पे जो लॉज है उनको मेंटेन किया जाए, उनके अकॉर्डिंग उनको बनाया जाए। इंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। अब बच्चों को फ्री और इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, मतलब हर बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन का होना लाजमी है। और इवन आपको पता है बहुत सारे जो देहाती जो एरियाज़ हैं वहाँ के बच्चों को एक्चुअली इंसेंटिव स्टाइपेंड्स वगैरह भी दिए जाते हैं ताकि वो स्कूल की जो अटेंडेंस है उनकी वो रेगुलरली वो स्कूल आते रहें। इसी तरीके से उनको यूनिफ़ॉर्म, फूड वगैरह, ये स्टाइपेंड्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो रेगुलरली हो, बच्चे रेगुलरली स्कूल में हैं। इनिशिएट सोशल प्रोटेक्शन एंड प्रोग्राम्स, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइल्ड लेबर। अब इसमें आप बात की जा रही है कि पॉवर्टी को या इकोनॉमी के हवाले से जो है ना स्ट्रॉन्ग करना मुल्क को या लोगों को, ताकि चाइल्ड लेबर की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद लॉन्च पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, और यही बच्चों के राइट्स के बारे में, ठीक है, उनके हार्म या उनके नुकसानात के बारे में कैंपेन्स वगैरह चलाना, लोगों को जो है ना एजुकेट करना ताकि वो उस चाइल्ड लेबर की तरफ बढ़े ही मत। बच्चों को जो है ना इस चाइल्ड लेबर की बजाय वर्क पे भेजने की बजाय उनको जो एजुकेशन सिस्टम है, तालीम है, उसकी तरफ भेजें। एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स। अब वो एम्प्लॉयर्स जो क्या कर रहे हैं, जो बच्चों वगैरह को जो है ना चाइल्ड लेबर लेबर के तौर पर उन्हें हायर कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को जो है ना
उनके अगेंस्ट जो है ना सख्त एक्शंस लेने चाहिए। एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम। अब जो सेकंड चीज़ ये है कि भाई इस सिस्टम को रेगुलेट भी किया जाए, ट्रैक भी किया जाए, रिपोर्ट या एलिमिनेट अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे एक बच्चा काम कर रहा है छोटा, तो अब इस केस को क्या किया जाए कि भाई उसको ट्रैक किया जाए, ढूँढा जाए, ढूँढने के बाद उसको रिपोर्ट करके इस उस बंदे की या उस इस एक्टिविटी को आज हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना था ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन वीमेन राइट्स। अब अगर आप वीमेन राइट्स में इन्वॉल्व मतलब कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन है और उनका क्या-क्या काम है, इस चीज़ को जो है ना हमने आज देखना है। अब जैसे यूनाइटेड नेशन वीमेन जो कि 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका काम क्या है कि इट एंटिटी डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन्स एम्पावरमेंट, मतलब जेंडर इक्वालिटी और वीमेन्स को एम्पावर करना, ये इसका बेसिक जो है ना रोल है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि कोलैबोरेट्स विद मेंबर स्टेट्स टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द जेंडर इक्वालिटी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि यूएन मेंबर, आपको पता है यूनाइटेड नेशन के कितने 193 मेंबर्स हैं। तो उन तमाम के साथ ये क्या करता है, कोलैबोरेट करता है, मतलब उनके साथ कोऑपरेट करता है, उनसे बातचीत करता है और वहाँ की जो जेंडर इक्वालिटी है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक करता है, जैसे इंटरनेशनल तब बाकी तमाम कंट्रीज में हो रहा है। वर्क्स विद द गवर्नमेंट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द वीमेन राइट्स। और वीमेन राइट्स के लिए क्या किया जाता है कि लॉज को डिज़ाइन किया जाता है और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल वीमेन राइट्स एक्शन वॉच, IWRAW, ठीक है। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी वही वीमेन राइट्स के बारे में और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के बारे में, मतलब इसका मेन पर्पज़ यही है। अब फर्दर इसके की ऑब्जेक्टिव्स की अगर आप बात कर लें, इंश्योर स्टेट्स फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये देखना है कि भाई जितनी भी, ठीक है, यानी एक अगर गवर्नमेंट है या कोई भी स्टेट है वो वहाँ पे उसका उसके तमाम उन एक्टिविटीज़ को देखा जाता है जिसमें वीमेंस के अगेंस्ट जितने भी, यानी वीमेंस के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट तमाम किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करवाना है, एलिमिनेट करवाना है। ठीक है, और ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक आप कह लें एक कन्वेंशन भी कह लें इसको कि CEDAW। ठीक है, अब ये उसकी मतलब प्रॉपरली ये जो कन्वेंशन है वो वर्क कर रही है, ये प्रॉपर आप कह लें एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, इस चीज़ को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, वीमेंस ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है, अब इसको जो है ना 1984 में स्टैब्लिश किया गया। अब ग्लोबल नेटवर्क प्रमोटिंग वीमेन हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है। अब इसमें वीमेन हेल्थ से रेलिवेंट जो जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो है ना यहाँ पे आवाज़ उठाई जाती है। जेंडर इक्वालिटी को फोकस किया जाता है, वीमेन एम्पावरमेंट की जाती है, एडवोकेसी फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे वकालत की जाती है। औरत फाउंडेशन, ये औरत फाउंडेशन आपको पता है पाकिस्तान का ये है, लीडिंग पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वीमेन राइट्स। अब इसमें वही पर्पज़ क्या है कि लीगल एड, एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर द वीमेन, ठीक है, वो प्रोवाइड करना। और उसके बाद कंपेन्स अगेंस्ट वायलेंस टूवर्ड द वीमेन। अब ये जो वो याद हो फरजाना वाला जो किस्सा कहानी हुआ था, ठीक है, फरजाना, तो उसके अगेंस्ट भी जो है ना इन्होंने स्ट्राइक वगैरह किए हुए थे, ठीक है, ताकि जो वीमेंस है अगर अगर वो जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, तो फिर जो है ना उसको लॉ के ज़रिए सॉल्व किया जाए, ठीक है, उसकी वायलेंस वगैरह इस तरीके से जो है ना उसको अकाउंटेबल ना ठहराया जाए। इसी तरीके से प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी एंड अवेयरनेस अक्रॉस द सोसाइटी, सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी और अवेयरनेस को फैलाना है। और ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, एडवोकेट्स द वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान। और इसके की फोकस क्या है, वही हेल्थ एंड सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक बेटरमेंट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द वीमेन नेशनल वाइड, वीमेन एक्शन फोरम है, WAF, ठीक है। अब एडवोकेसी ग्रुप प्रमोटिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेंस पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, कि भाई एक तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है कि वीमेंस की पार्टिसिपेशन, की वीमेंस सोसाइटी में, माशरे में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किन किन एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और माशरे की किस तरीके से जो है ना उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को क्या करता है, एडवोकेट करता है, उनकी वकालत करता है। की एक्टिविटीज़ के हवाले से बात कर लें, वही वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है कैंपेन्स चलाए जाते हैं। पॉलिटिकल सोशल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वीमेन, के वीमेंस पॉलिटिकल में भी हैं, माशरे में भी वो अपना जो रोल है वो प्ले करें। तो इन चीज़ के अगेंस्ट जो है ना औरत को क्या किया जाता है, इंकरेज किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे केस स्टडीज़ ऑफ चाइल्ड हीरोज़ इन पाकिस्तान, इसमें आप इकबाल मसीह की बात कर लें। ये मुरीदके में ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक है। ये मुरीदके में क्या हुआ, पैदा हुआ था नियर लाहौर, पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता है। अब सोल्ड इनटू बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर में आप इसे डेट लेबर भी कह सकते हैं, ठीक है, डेट लेबर का मतलब भाई किसी से पैसे ले लेना और उसे बंदा बेच देना कि भाई ये जब तक आपके पैसे नहीं लौटाएँगे ये लड़का आपके हवाले है या ये बंदा आपके हवाले है, ठीक है। इसे बॉन्डेड लेबर भी कहते हैं और डेट लेबर भी कहते हैं। तो ये 4 साल की उम्र में जो है ना इनको कारपेट फैक्ट्री में कहीं पे वगैरह पे बेच दिया गया।
अब जब ये 10 साल का हुआ तो वो वहाँ से भाग निकला और एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट में शामिल हो गया, ठीक है? अब जहाँ पे ये मतलब चिल्ड्रन राइट्स के बारे में जहाँ-जहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे वहाँ पे ये वहाँ पे एक मुतहरिक मेंबर रहा है। स्पोकन इंटरनेशनली अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, अब वही चाइल्ड लेबर के बारे में जो है इन्होंने एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में जो है उसने क्या किया कि इंटरनेशनली स्पोक किया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से इनका एक ये कोट भी लिखा हुआ है कि आई वांट टू डू व्हाट इब्राहिम लिंकन डिड, कि भाई मैं वही करना चाहता हूँ जो इब्राहिम लिंकन ने किया था, टू लिबरेट द स्लेव, स्लेवरी को, गुलामपन को मतलब खत्म करना इन पाकिस्तान। अच्छा, डिस्पाइट द थ्रेट्स ही कंटिन्यूड द एक्टिविज्म, और यही मतलब अपनी जो कारनामे हैं वो जारी करता रहा और अल्टीमेटली 12 साल की उम्र में इसकी क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है, 1995 में। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, ऑनर्स इसको जो ना तमगाए शुजात दिया गया 2000 में फॉर हिज ब्रेवरी एंड एडवोकेसी, ठीक है, सारी ज़िंदगी जो ऐसा समझ ले मेहनत करते रहे और अल्टीमेटली एंड में एक छोटा सा मॉडल दे दिया भाई, ये ले। आरफा करीम तो आपको पता है हमारे ज़माने की, ऐसा समझ लें हम इसे अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, बिकेम द वर्ल्ड यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन 2004 एट द एज ऑफ 9, showed exceptional intelligence and computer program skills, represented Pakistan at various international forums, और इसी तरीके से जो प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ जो परफॉर्मेंस है 2005 में इनको मिला, और उसके बाद ये बिल गेट से भी मिली हुई हैं टू विजिट द माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर इन यूएसए, और उसके बाद जो ना ये 2012 में कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से ये भी इस दुनिया से चल बसी। लाहौर अब आपको पता है लाहौर में सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, जो कि आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के हवाले से जो ना जाना जाता है, जो इसके ऑनर में बनाई गई है। अच्छा, अब उसके बाद ये एतज़ाद हसन, ठीक है, एतज़ाद हसन ये हैंगू में पैदा हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा में। स्टूडेंट द गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ाई में ये स्टूडेंट थे, और 6 जनवरी 2014 को जो सुसाइड बम्बर आप कह लें नियर स्कूल में, तो वहाँ से उसने इस प्लान को फ़ेल करवा दिया था, ठीक है। मतलब कुछ वो बम लेके उन्होंने फिट किया हुआ था समथिंग जो भी, तो उन्होंने क्या किया कि भई उनके इस प्लानिंग को फ़ेल कर दिया था, ठीक है। प्रिवेंटेड द बम्बर एंटरिंग फ्रॉम द स्कूल एंड सेविंग मैनी लाइव्स, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो ज़िंदगी है वो बचाई। डाइड हीरोइकली इन द एक्सप्लोजन, और धमाके में इनकी डेथ हो गई। अच्छा, ऑनर अब इनको बाद में क्या हुआ कि भई उस स्कूल को एतज़ाज़ हसन शहीद स्कूल के ना हाई स्कूल के नाम से कंसीडर दिया गया, और उसके बाद इनको सितारा शुजात भी दिया गया फॉर ब्रेवरी, और उसके बाद सिंबल ऑफ करेज और सैक्रिफाइस के तौर पर जाने जाते हैं अगेंस्ट टेररिज्म। इनके ऊपर मेरे ख्याल से ये एक बुक भी लिखी हुई है, ठीक है, और मेरे ख्याल से 2016 में एक मूवी भी आई है। पाकिस्तानियों ने भी ऐसा समझ लें इंडिया को कॉपी करने की कोशिश की है, जैसे उनका अभी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो ना उनकी मूवी आ चुकी है, ठीक है? तो ये चीज़ें चलती रहती हैं आवाम को एंटरटेन करने के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेन राइट, अब वीमेन राइट की क्या इम्पोर्टेंस है? वीमेन्स आर द वाइटल वाइटल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आपको पता है वीमेन्स का होना बहुत ज़रूरी है। नॉट मस्ट बी इग्नोर्ड और मार्जिनाइज्ड, ना तो इनको इग्नोर किया जा सकता है, ना ही इनको दबाया जा सकता है। जेंडर इक्वालिटी कैन ओनली बी अचीव्ड बाय इंश्योरिंग द फंडामेंटल राइट्स फॉर वीमेन, वीमेन के फंडामेंटल राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी यकीन दहानी दिलाते हुए जेंडर इक्वालिटी कंप्लीट होती है। अब वीमेन शुड हैव इनके इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, और सोशल जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट उनके साथ होनी चाहिए। देखिए आज सोसाइटी, अब एक मुआशरा तभी बनता है जब वो जस्ट एंड फेयर हो, ओनली व्हेन इट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन वीमेन राइट। अब वीमेन राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, अगर ये तमाम चीज़ें किसी मुआशरे में है तो समझ लो कि वो मुआशरा एक इंसाफ और एक अच्छा मुआशरा है, मतलब इंसाफ पर मबनी और एक अच्छा मुआशरा है। अब व्हेन वीमेन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड, दे अब वीमेन राइट्स को अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन राइट्स लीड टू द, अब ज़ाहिर सी बात है भाई, एक तो मेंटल हेल्थ और जो वेल बीइंग है वो सही होता है, वो इम्प्रूव हो जाता है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वीमेन हैव राइट टू लिव फ्री फ्रॉम मतलब वायलेंस से, ऑपरेशन से या डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद होकर वो जो अपनी है वो गुजारे, अपनी ज़िंदगी गुजारे। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्सन सिचुएशन इन पाकिस्तान सोशल सेक्टर, अब ऐसे मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे जो पाकिस्तान है उसमें वीमेंस के लिए जो कह लें कि राइट्स वगैरह वो कई हद तक जो ना बुरे हो गए हैं। अब किस तरीके से जो ना उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। अब वो पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन से हैं? पाकिस्तानी सोसाइटी ट्रेडिशनली शोज रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इनेक्टेड सेवरल प्रोटेक्टिव लॉज। अब इसमें एक तो एसिड क्राइम वाला जो हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं, एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2010 में जो इसको जो ना लॉन्च किया गया था। अब सेकंड जो ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्म हरासमेंट ऑफ वीमेन इन द वर्क प्लेस एक्ट, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था एक दफ़ा।
ताकि वीमेंस को जो ना एक सेफ और रिस्पेक्टफुल वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, पॉजिटिव चैलेंजेस आप बात कर लें। अब ज़ाहिर सी बात है भाई, बहुत परसिस्टेंट चैलेंजेस, अब ज़ाहिर सी बात आप कह लेंगे भाई इतना कुछ होने के बाद भी नेगेटिव चीज़ें फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। अब उसमें आप देख लें जो ना डोमेस्टिक वायलेंस है, ऑनर किलिंग है, फोर्स्ड एंड अर्ली मैरिजेज है, पेट्रार्कियल जो नॉर्म्स हैं, मतलब वही आबा इजदाद वाले, ठीक है, जिसकी बेस पे औरत आज़ाद नहीं है। लिमिटेड एक्सेस टू प्रॉपर्टी ऑनरशिप एंड इनहेरिटेंस राइट्स, ये आपके सामने जो ना कुछ पिक्चर्स वगैरह शो हो रहे हैं। आपको हमारे ज़माने में आप कह लें कि हमने इसको देखा है, इस केस को, फरजाना वाले केस को, कि भाई एक ये ऑनर किलिंग है। हाँ ठीक है, अगर उसने ऐसी अगर कोई एक्टिविटी की है तो उसे ला के सामने ला के उसको पेश किया जाए। ठीक है, जो कानून है, जो उसे सज़ा सुना है उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इवन यहाँ पे जो ऑनर किलिंग की बेस पे जो हुआ था, अभी मैं इसी चीज़ को सर्च कर रहा था कि एक ऐड सामने आया कि 11 जो फैमिली उसके मेंबर थे, फैमिली मेंबर्स, उनको अरेस्ट किया गया। ठीक है, उनको जो है अरेस्ट किया गया इस ऑनर किलिंग की बेस पे जिन्होंने इस फरजाना को कत्ल किया था। अच्छा, अब उसके बाद रोल ऑफ सोसाइटी इन एड्रेसिंग दीज इश्यूज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ वीमेन एंड सोसाइटी एज अ होल, वेरियस ग्रुप्स मस्ट वर्क टुगेदर। अब ज़ाहिर सी बात है भाई, एक काम नहीं है, एक बंदा नहीं कर सकता, पूरे जितने भी ग्रुप्स हैं माशरे में, वो तमाम सोसाइटी के लोग क्या करें, मिल के काम करें, तो ही जो एक वीमेंस के लिए जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो सकती है। एकेडमिया के हवाले से बात कर लेंगे भाई, प्रमोट अवेयरनेस एंड जेंडर स्टडीज़ या अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए। मीडिया के ज़रिए जो है ना हाई वीमेन इशू को और सक्सेस जो स्टोरीज़ हैं उनको जो है ना हाईलाइट किया जाए, ताकि लोग उनको पढ़ें और उनसे इंप्रेस हों। एंड रिलीजियस स्कॉलर स्प्रेड द टीचिंग दैट एम्फसाइज द इक्वलिटी एंड जस्टिस, और रिलीजियस जो स्कॉलर हैं वो आप किस तरीके से भाई इक्वलिटी और जस्टिस, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को प्रमोट करते थे, इन चीज़ों को जो है ना आगे लोगों तक, माशरे तक पहुँचाए जाए, ताकि औरतों के साथ जो है ना अच्छा सलूक किया जाए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, अब ज़ाहिर सी बात है, एडवोकेट फॉर लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स जो ज़रूरी हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो लीगल हैं या सोशल जो चेंजेस हैं वो उनको जो लाजमी हैं उनको एडवोकेट किया जाए, उनकी वकालत की जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ और वीमेंस को, ज़ाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी में आएंगी तो वो वीमेंस को कह लें कि जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे जो वीमेंस एम्पावरमेंट है वो होगी, वीमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज़ जो है ना वो उजागर होंगी, जिससे आप कह लें कि जो वीमेंस हैं उनका पॉलिटिक्स में या दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ में उनका जो रुझान है वो बढ़ जाएगा। चैप्टर 10 है, इसका आखिरी लेक्चर है, उसके बाद जो हम बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे और इसकी भी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आपको एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी, एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे। और फिर जो हमारे बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, चैप्टर 9 है, उसके बाद 11 12 है। 9 तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन वाला है, फॉरेन पॉलिसी वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बल्कि 9 कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, और उसके बाद 11 या 12 में से एक फॉरेन पॉलिसी वाला है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। तो अगले तीनों चैप्टर कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, इस वजह से आप जब तक हमारे और भी बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं तब तक आप ये चैप्टर भी पढ़ लें, ये आपका फ़ायदा हो जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर में बात की जा रही थी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ठीक है, अब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ से आप कह लें बच्चों से लेकर जानवरों तक तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे चाइल्ड राइट्स की बात की गई है, चाइल्ड राइट्स की बात की गई है। यहाँ पे वीमेंस या ट्रांसजेंडर उनके राइट्स की बात की गई है। ठीक है, ट्रांसजेंडर उनके राइट्स की बात की गई है, और इसी तरीके से अब बात यहाँ पे की जा रही है एनिमल राइट्स के बारे में। ठीक है, एनिमल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो अब एनिमल राइट्स के बारे में क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिल के क्या कर रहे हैं, जो एनिमल के राइट्स हैं, एनिमल की प्रोटेक्शन के बारे में, उनकी फीडिंग के हवाले से, उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है कि वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, 1981 में बनाया गया था। ठीक है, अब इसका क्या काम है कि वर्क्स टू एंड एनिमल सफरिंग ग्लोबली, मतलब जो एनिमल हैं जिन पे जुल्म किया जा रहा है, इसको ग्लोबली कह लें, इंटरनेशनली या पूरी दुनिया से ख़त्म करना है, कि जानवरों पे जुल्म नहीं करना। सेकंड, इसके लिए फोकस क्या है, उनका बुनियादी जो पर्पज़ है, किस जगह पे वो मेन उनका वो है कि एनिमल क्रूएलिटी इन फार्मिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रेड या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। आपको पता है सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में भी जानवरों का इस्तेमाल नहीं करना। वाइल्ड लाइफ ट्रेड, आपको पता है लोग जानवर बेचते हैं पैसों की घर से, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। और उसके बाद जानवरों पे जुल्म भी नहीं करना। आपको पता है पीछे मेरे ख्याल से सिंध में एक ऊँट की जो ना टांग काट दी गई थी, याद है? ये इवेंट सुना था आप लोगों ने? नो सर। हाँ बच्चों, ये इवेंट सुना था आप लोगों ने कि सिंध में एक ऊँट की टांग काट दी गई है? नहीं सर। नहीं सुना था। वो मेरे ख्याल से सिंध में था कि किसी की जो ऊँट है वो किसी दूसरे के जो ना खेत में चरने गई थी वहाँ पे, तो वो बंद मालिक खेत का बड़ा ज़ालिम था, उसने ऊँट की टांग काट दी। इस पे एफआईआर हुआ ओह। था और इस पे एक्शन भी लिया था पुलिस ने। ठीक है,
अब अगर ऐसा कोई मतलब इवेंट हाईलाइट हो जाता है ना, तो ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर सामने आ जाते हैं। आज मैंने सर जो आपने एक बात की यहाँ पे जानवरों को तिजारत की गर्ज से ना वो कर लिए, ये तो वो है, क्या हुआ, बिजनेस है, इसमें क्या है? आपने बिजनेस कहा के ना कि हवाले से नहीं 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 नहीं, अब इसमें डोमेस्टिक एनिमल को निकाल दें, ये वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। डोमेस्टिक को यहाँ से निकाल दें, वो जो घर अच्छा के अच्छा, पालतू जानवर है वो निकाल दें। वो आप यहाँ पे कौ ठीक है। शीप की बात कर लें, आप यहाँ पे उनको निकाल लें, वो इसमें नहीं आएंगे। हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, जैसे लायन वगैरह की बात कर ले, जैसे डियर वगैरह की बात कर ले, ऐसे जानवरों की जो ठीक ट्रेड है है वो ठीक है। उसको इनहिबिट प्रोहिबिटेड करा दिया गया। समझ आई है? जी जी। ठीक है। अच्छा, अब कोलैबोरेट्स विद गवर्नमेंट टू फॉर ह्यूमन पॉलिसीज, ठीक है, अब इन्हीं पॉलिसीज को जो ना गवर्नमेंट के साथ भी मतलब कोलैबोरेट किया जा रहा है, कोऑपरेट किया जा रहा है, ताकि गवर्नमेंट अपने, जाहिर सी बात है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है छोटा, अब यही ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को जाके रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप अपने मुल्क में ऐसे काम करो, इस तरीके से करो, जानवरों की इस तरीके से प्रोटेक्शन करो। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसका आप इसे पेटा भी कह सकते हैं, ये 1980 में बनाया गया था, ये इसका सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये क्या है कि दुनिया की लार्जेस्ट एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब दुनिया की बड़ी फेमस तरीन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है, जो कि क्या करती है, एनिमल राइट्स के, एनिमल जानवरों के हकूक के बारे में बात करती है। अब इसमें कौन कौन से एरियाज हैं, एनिमल टेस्टिंग, ठीक है, फैक्ट्री फार्मिंग या क्लॉथ ट्रेड या इंटरटेनमेंट जो भाई इंडस्ट्रीज हैं, तो उसमें जो है ना इनको ऐसी ऐसी जगहों पे क्या किया जा रहा है, उसकी पाबंदी लगाई जा रही है। एनिमल टेस्टिंग का मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो एनिमल पे डायरेक्ट ना हो। अब इसी तरीके से फैक्ट्री फार्मिंग में अगर कोई जानवर, वहाँ पे आप फैक्ट्री है, फार्मिंग है आपकी, तो वहाँ पे जानवरों के साथ जुल्म नहीं करना। अब इसी तरीके से क्लॉथ ट्रेडिंग है, क्लॉथ ट्रेडिंग में इसके बारे में आपको देख के बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लॉथ ट्रेडिंग में एक और चीज़ हो सकती है कि जानवरों का वूल वगैरह का इस्तेमाल करना, या इस बेस पे जो है जानवरों को मार देना, तो इसमें शायद यहाँ पे इस हवाले से बात की जा रही हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में वही सर्किस की हमने बात की कि उन सर्किस में जानवरों का गलत इस्तेमाल मत किया जाए, ठीक है, सर्किस में यूज़ करना नहीं ठीक। अच्छा, आप उसके बाद ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल, HSI भी कहते हैं, ये 1991 में बनाई गई है, ग्लोबल एडवोकेसी फॉर एनिमल वेलफेयर एंड ह्यूमन फार्मिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एडवोकेसी का मतलब क्या है, मुझे बता सकते हैं? हाँ बच्चे, बता सकते हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है? सर मीनिंग आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग। लेंज, कितना इजी क्वेश्चन बोला है। सर माहौल की हिफाजत के लिए जो काम, मतलब। नहीं 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 नहीं, एडवोकेसी का मतलब वकालत करना, ठीक है। अब यहाँ अच्छा, पे एडुकेट से निकला। हाँ एडवोकेट से निकला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात यही की जा रही है कि एनिमल वेलफेयर के हवाले से, या ह्यूमन फार्मिंग, ह्यूमन फार्मिंग का मतलब यही जो जानवर वगैरह है उनकी फार्मिंग वगैरह करवाई जाती है, और ऐसे कि भाई एक नॉर्मल आप सलूक के तौर पर, आप उनके खैर ख्वाही के तौर पर इंसानी जो मतलब जो हमदर्दी है वो जानवरों के साथ रखते हैं, और इस तरह के जो फार्म बनाते हैं, इस यहाँ पे उस हवाले से बात की जा रही है, ठीक है। अब तो यहाँ सही पे है ना सर, माहौल की हिफाजत के काम करना, यानी तो उसके हक के खिलाफ मतलब बात करना। यहाँ पे एक्चुअली बात ये की जा रही है कि एनिमल के, जानवरों के फलाह बहबूद, मतलब उनके खैर ख्वाही के लिए, ठीक है, उनकी बात भलाई करना। के लिए। और ह्यूमन फार्मिंग का मतलब ये कि आपने जानवर ग्रो करवाए हुए हैं, लेकिन वो इस पर्पज से है कि भाई आप उनसे प्यार करते हैं, ठीक है। जी अब जी। ऐसे जानवरों पे जो ना उनकी वकालत करता है इंटरनेशनली कि भाई लोग अगर आप फार्मिंग में जानवर ले भी जा रहे हैं, तो उन जानवरों के साथ कोई जुल्म वगैरह नहीं करना। अब जैसे मैंने ठीक है। एग्जांपल दी थी ना वो ऊँट वाली, कि भाई ऊँट तो किस वजह से रखते हैं, लोग शौक से रखते हैं ना। अब उसके साथ जुल्म किया गया है, तो अब उसके इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक उन लोगों को सजा भी दी गई है, जी जी। ठीक है। अब इसी तरीके से क्या प्रमोट स्ट्रॉन्गर एनिमल प्रोटेक्शन लॉज, ताकि जो एनिमल के प्रोटेक्शन लॉज हैं वो मजबूत हो। अब उसके बाद ये ठीक थे है। इंटरनेशनल। अब यहाँ पे बात आ गई किसकी, पाकिस्तान की, पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, इसको आप पास भी कहते हैं। अब रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट्स द इंजर्ड एनिमल्स, अब यहाँ पे वही जो जानवरों को बचाना, अब वो कह रहे थे ना कभी उन जानवरों को भी प्रोटेक्ट किया जाए, सैलाब में इतने सारे जानवर बह गए, उनको भी प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई ऐसा खतरा आता है तो पहले ये अलर्ट कर दिया जाता है कि आप अपने जानवरों को सेफ जगह पे मुंतकिल करें।
अब जो जानवर भाई इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको दोबारा ट्रीट किया जाए, जो बीमार हो गए हैं उनको दोबारा ट्रीट किया जाए, उनका इलाज किया जाए। तो इस चीज़ को मॉनिटर करता है। और उसके बाद जानवरों के वेलफेयर यानी एनिमल वेलफेयर के लिए जो लोगों लोगों में एक अवेयरनेस, एक आगाही फैलाए कि भाई आप लोग ऐसा करो, ऐसा ना करो, कैंपेन चलाना। ठीक है, तो एक तो मतलब ये इदारा क्या करता है कि जो इंजर्ड एनिमल्स हैं या एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, रेस्क्यू करता है और उनको जो इंजर्ड एनिमल्स हैं उनको ट्रीट करता है। सेकंड ये कि ये पब्लिक अवेयरनेस, ये लोगों में जो है ना आवाम में एक आगाही मतलब प्रोवाइड करता है, उनको अवेयर करता है कि भाई आप जो है ना जानवरों के साथ ऐसे ट्रीट करो, ऐसे ना ट्रीट करो, एटसेट्रा। अब वेटरनरी सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एंड बिहेवियर, ठीक है, अब इसमें वही चीज़ है कि भाई एजुकेशन, रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ एनिमल वेलफेयर इन पाकिस्तान, कि भाई एनिमल वेलफेयर के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिसर्च करना या फिर एडवोकेसी, वकालत करना है जानवरों की। तो ये इस काम के लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात की जी। जा रही है सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर द एनिमल राइट्स, के जो एनिमल राइट्स हैं उनके लिए ऐसे कौन से पायदार, ठीक है, मतलब जो सूटेबल है, ऐसे कौन से वो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब एक तो क्या, स्ट्रेंथनिंग द एनिमल वेलफेयर लॉज, अब वही जो इंसानों के जानवरों के फलाह बहबूद के लिए बनाए गए जो लॉज हैं उनको मजबूत किया जाए, उन कानून को मजबूत किया जाए। फिर क्या है, इन्फोर्स द पेनल्टीज, अगर कोई उस लॉ को, उस कानून को ब्रेक करता है तो उस पर पेनल्टी ऐड की जाए, जुर्माना ऐड किया सजाएँ जाए। दी जाए। अब प्रमोट द ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ह्यूमन फार्मिंग, अभी एक तो ये जो ग्लोबल कोऑपरेशन है डिफरेंट सोसाइटीज़ के दरमियान में, इसको प्रमोट किया जाए। और ये जो ह्यूमन फार्मिंग है, मतलब जो खैर खाई की बेस पे आप जो जानवरों को ग्रो करवाते हैं, इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। अब उसके बाद स्पोर्ट्स, स्मॉल स्केल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, छोटे छोटे लेवल पे जो फार्मिंग है उसको जो ना बढ़ा दिया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन्स मीडिया मीडिया के जरिए जो अवेयरनेस है, मतलब लोगों को, और कैंपेन्स चलाए जाए ताकि लोगों को जानवरों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में सिखाया जाए। इंक्लूड एनिमल राइट्स इन द एजुकेशनल करिकुलम्स, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ने में किसको इंक्लूड किया गया है, एनिमल राइट्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब ये जो पढ़ रहे हो तो मतलब आपके इसी करिकुलम में एनिमल राइट्स को इंक्लूड किया गया, तो एजुकेशनल जो करिकुलम्स है उसमें भी एनिमल राइट्स को इंक्लूड किया जाए, ये बात की जा रही है। इनकरेज अल्टरनेटिव टेस्टिंग मेथड्स, अब भाई यहाँ पे बात की जा रही है कि जानवरों को टेस्टिंग के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, एनिमल मॉडल्स ना यूज़ किए जाए। जैसे हम रैट, रैबिट वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो कहते हैं ना यूज़ करें। आप कंप्यूटर मॉडलिंग यूज़ करें, मतलब एआई की बेस पे या कंप्यूटर बेस पे जो आपके मॉडल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, उन पे टेस्ट करें। क्योंकि आपको पता है आजकल तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती हैं, तो आप उन्हीं आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उन पे आप वो करें, एक्सपेरिमेंट करें। एडवोकेट प्लांट बेस्ड डाइट्स, ठीक है, कि भाई प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाएं। और जो एनिमल एक्सप्लॉयटेशंस हैं, ठीक है, आज जानवरों को मतलब उनको ईट करना या समथिंग यूटिलाइज करना, इस चीज़ को कम करें। एक्सप्लॉयटेशन की बजाय आप यूटिलाइजेशन भी लिख सकते हैं, मतलब जानवरों का एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल मतलब करें। गोश्त मतलब गोश्त खाना बंद। हाँ, वो गोश्त खाना बंद कर दें, आज के बाद मुझे कोई बिरयानी खाते हुए नजर ना आए। ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है। सर वो तो बेसिक है। हाँ, उसके बाद एनिमल शेल्टर्स और ये जो सेंचुरीज हैं, एनिमल शेल्टर्स और सेंचुरीज का मतलब भाई ऐसे एरियाज जैसे वाइल्ड लाइफ जू पार्क नहीं है, ऐसे पार्क को या वाइल्ड लाइफ एरियाज को बढ़ा दिया जाए ताकि जो एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। अब जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको बैन किया जाए। ठीक है, एंड एंगेज द लोकल कम्युनिटीज़, और लोकल कम्युनिटीज़ को भी इस बारे में आगाह भी किया जाए कि भाई ये ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है मेरे ख्याल से बीच में, मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से लिंक नहीं हूँ, वो पता नहीं कौन सा था जिसने राजा भट्ट था, कौन था जिसने इलीगली किसी दोस्त ने उसको जो ना लायन गिफ्ट किया हुआ था। बल्कि आप लोग सर तो इतने अल्लाह ही पढ़े, जाने। आप लोग तो वही वो स्टडी बीज है ना, इस वजह से आपको भी नहीं पता होगा। मेरे ख्याल से वो राजा भाटी था जिसको जो ना उसके दोस्त ने इलीगली लायन दिया था, तो उसके बेस पे वो जेल उसको हो गया था। अच्छा, डेवलप वॉलंटियर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन पार्टिसिपेशन, अब ताकि जो सिटीज़न है, जो शहरी लोग हैं, वो इस चीज़ में हिस्सा लें और वॉलंटियर प्रोग्राम्स बनाए जाएँ ताकि आप डिफरेंट शहरों में जाके, वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ के देहातों में जाके आप जानवरों की फलाह बहबूद के लिए, खैर ख्वाही के लिए क्या करें, काम करें, ऐसे प्रोग्राम्स में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। सही था। जी, जी, सही था। अच्छा, उसके बाद राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, अब जो बंदा डिसेबल्ड है, माजूर बंदा है, उसके क्या राइट्स हुँ। हैं। तो अब की लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान, अब भाई ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस है, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस, ये 1981 में बनाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रमोट्स द एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। आपको पता है इसका, आप अक्सर आपने देखा होगा, शायद नहीं वास्ता होगा आपका, कि भाई गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स आते हैं उसमें डिसेबल्ड पर्सन को स्पेशल वो दिया जाता है,
अभी पिछली दफ़ा जी, जब जी। हाँ, पिछली दफ़ा जब मैं तैयारी करवा रहा था असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की, ठीक है? असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़, और उसी दौरान मैंने यहाँ पे एक टीचर भी उनको भी वो किया था, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे लाया था मैं। अब वो टीचर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के टेस्ट को उन्होंने पास किया था, और उनके मेरे ख़्याल से जो मार्क्स थे वो 50 के आस-पास थे। 50 के आस-पास उनके मार्क्स थे, वो सेलेक्ट हो गईं। वजह क्या? डिसेबल्ड। तो डिसेबल के लिए उन्होंने स्पेशल, आप कह लें कि उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो ये जो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट के मौके ज़्यादा देने, और उनकी ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है? अब नेशनल पॉलिसी अडॉप्ट की जाए उन लोगों के लिए जो जिनमें क्या है कि ये डिसेबिलिटीज सलियत पाई जाती हैं, या आप कह लें आई साइट नहीं है उनकी, ठीक है, या हियर नहीं, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए, ठीक है? अच्छा, एम्स फॉर द इंक्लूजन्स रिहेबिलिटेशंस, और इसी तरीके से एम्पावरमेंट, मतलब उनको उनको आगे किया जाए, उनको ग्रोथ किया जाए, उनकी ट्रीटमेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए भाई हमारे पाकिस्तान में स्पेसिफिक जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट की गई थी 2002 में। आईसीटी, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है? आईसीटी का जस्ट मैं इसका जो है ना आपको मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब ये जो एक्ट है ये 2020 में जो है ना लॉन्च हुई, ठीक है? अब इसमें क्या है कि ये क्या कहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब कोटास, कि भाई जैसे मैंने आपको कहा था, एक तो उनके लिए जॉब कोटा होगी, जो मैंने अभी बात की थी कि वो टीचर डिसेबल्ड थी, 50% मार्क्स थे, 50 मार्क्स से भी कम थे, उसकी सिलेक्शन होगी। और सेकंड, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जैसे बाकियों को मिलेंगे, इनको भी वैसे मिलेंगे, इवन उनको ज़्यादा मौके हैं, जॉब कोटा मिल रहा है उनको। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाई फ़र्क नहीं होगा उनके दरमियान में। अब उनको हेल्थ केयर, लीगल एड्स और रिहेबिलिटेशन जो सर्विसेज हैं वो भी इक्वली क्या होंगे, मिलेंगे। अच्छा, अब उसके बाद स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टेप, अब इसका पर्पस क्या था कि भाई वही जो डिसेबल पर्सन है उनको एम्पावरमेंट करना, उनको मतलब मजबूत करना, और उनके फलाह बहबूद के लिए क्या करना है, काम करना है। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान, अब ये ओलंपिक्स तो आपको पता है इंटरनेशनली भी होता है, जिसमें एक डिसेबल पर्सन ने मेरे ख्याल से कितना एक हाई वेट उठाया था। और माइकल कौन सा था उसका, जिसने मेरे ख्याल से माइकल फ्लिप था, वो स्विमर, याद आ रहा है कुछ? क्या नाम है उसका, रिदा? रिदा? यस सर। वो उस बंदे का नाम क्या था, वो साइक्लिस्ट का, साइक्लिस्ट नहीं था, वो स्विमर था, माइकल फ्लिप था उसका नाम मेरे ख्याल से। सर मुझे नहीं पता। वो माइकल फ्लिप था जिसने स्विमिंग में वो किया, और उसके लेग्स दोनों थे ही नहीं, दोनों लेग्स नहीं थी, लेकिन स्विमिंग में उसने टॉप किया। तो मतलब हैं? ये, हाँ, यस, लेग्स नहीं थी। माइकल फ्लिप्स है मेरे ख्याल से, आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, चले मैं सर्च कर लेता हूँ इन्हें। तो अब एक ऐसा बंदा भी था जिसके मेरे ख्याल से हाइट ही छोटी थी सबसे, और उसने सबसे ज़्यादा वेट उठाया था। माइकल, चले मैं देख लेता हूँ, माइकल फ्लिप्स मेडल। वो माइकल फ्लिप्स है, इसने 28 जो ना वो मेडल्स जीते हुए, 23 गोल्ड के, 3 सिल्वर के, 2 ब्रॉन्ज के। ये मेरे ख्याल नहीं, ये माइकल फ्लिप्स दूसरा है, ये तो ये और है, वो एक और था वो जो डिसेबल था लेकिन स्विमिंग करता था। अच्छा, चले छोड़े। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, पर्सन डिसेबल्ड फाउंडेशन एंड नेशनल फोरम ऑफ वीमेन विद डिसेबिलिटीज। अब ये एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसका क्या काम है कि भाई जो यही लोगों के राइट्स और उनके इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स का मतलब उनके जो बेसिक शमूलियत कह लें, इस चीज़ को मतलब लाजमी डिस्कस करना है, उसको उनके उनके खैर ख्वाही के लिए काम करना है। ठीक है सईदा? जी, जी सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, यूएनओ एंड ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर द डिसेबल पर्सन। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये आखिरी आखिरी 2 स्लाइड्स हैं कि यूएनओ क्या कहता है। अब यूएनओ की डेफिनेशन के मुताबिक जो डिसेबल पर्सन है वो क्या है कि अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब डिसेबल पर्सन जाहिर सी बात है कौन होता है कि इंडिविजुअल विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इंपेयरमेंट्स दैट हिंडर द फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। भाई एक शौर वाला बंदा अगर नहीं है, मतलब वो फिजिकली इम्पेयरमेंट है, मतलब फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, या सेंसरी इम्पेयरमेंट है, ठीक है? सेंसरी इम्पेयरमेंट का मतलब वो बोल ना सकना, गूंगा बहरा, या आप अंधा कह लें। तो अब ये अगर उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं तो वो क्या है, डिसेबल है। अब यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये 2006 में हुआ था, ठीक है? अब इसमें क्या कहता है कि इंटरनेशनली ट्रीट डिफाइनिंग द राइट्स एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई ये जो ये कन्वेंशन हुआ है 2006 में, अब इसका पर्पस क्या था कि भाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है कि इन फॉर द दीज पीपल्स डिसेबल्ड पर्सन।
अब इसमें एक तो वही नॉन डिस्क्रिमिनेशन कि भाई उनका कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, उनको कोई तज़ाद नहीं किया जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, चीज़ों की एक्सेस, भाई जो जैसे बाकियों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको भी वैसे ही मिलेंगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फुल पार्टिसिपेशन कि भाई उनको भी फुली पार्टिसिपेट किया जाएगा। भाई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये ऐसा नहीं है, ये इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं है, ये इस चीज़ के लिए नहीं है। तो भाई उनको हर तरह के मौके में अलाउ किया जाएगा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर ये 1948 में बनाई गई थी। इंश्योर द इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम्स फॉर ऑल ह्यूमंस इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब यहाँ पे भाई बात की जा रही है कि वो तमाम लोग, ठीक है, उन तमाम को क्या है कि इक्वल राइट्स हैं, उनके इक्वल फ्रीडम है, ठीक है, चाहे वो डिसेबल है, चाहे मैन है, चाहे फीमेल है, सॉरी फीमेल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट स्लाइड है और मेरे लिए ये फेवरेट स्लाइड है। अब यहाँ पे एक्चुअली बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं इस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा बेसिक चीज़ में। देखिए बच्चों, स्पेशली ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाया जाता है, ठीक है, और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो यूएनओ की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब ये है कि भाई ऐसा कोई मकसद जो आप अपने 5 साल में, 4 साल में अचीव करें और उससे आपके यूनिवर्स यानी अर्थ को फ़ायदा हो, अर्थ के लोगों को फ़ायदा हो, या कंट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा हो। अब ये मेरे ख्याल से 5 इयर्स का एजेंडा होता है, या फिर ऑलमोस्ट 5 इयर्स का होता है, ठीक है, या उससे कम भी होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, महविश, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? क्वालिटी एजुकेशन। नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, ये तो गोल नंबर 4 है। इधर साइड पे इमेज में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ फिर कौन से इमेज में? है? ये जो ये इमेज यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये वाली इमेज है। सर ये तो इतनी दूर से दिखी नहीं रही। अच्छा, ये फर्स्ट है नो पॉवर्टी। मतलब भाई पहली बात तो ये कि दुनिया को गुर्बत की लकीर से हटाना, दुनिया को गुर्बत की लकीर से हटाना है, कोई भी गुर्बत बंदा की गरीब ना लकीर रहे, से हटा। समझ गए? अब सेकंड इसका गोल था जीरो हंगर, कि भाई ऐसा ना हो कि कोई बंदा भूख से मरे, तो भूख से भी नहीं मरना चाहिए। अब थर्ड गोल क्या है इनका कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। सेकंड ये कि भाई उनकी सेहत और उनकी जो हाँ वो मेंटली वेल बीइंग ठीक हो, फिजिकली वेल बीइंग हो, मतलब वो खुशहाल हो। और उसके बाद फोर्थ गोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, कि भाई उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब टोटल 17 गोल्स है। टोटल कितने हैं? 17 गोल्स। उनका पर्पस क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। कि भाई हम इस दुनिया में रह रहे हैं ना, तो दुनिया के लोगों को यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, किस तरीके से उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। अब इनको हम नाम देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि भाई ऐसे गोल्स जिनसे लोगों की क्या हो, तरक्की हो, तरक्की बढ़े। अब ये बहुत सारी कंट्रीज मिलके इस चीज़ को क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। समझ आइए ये बात? हेलो? हाँ। सर एक बार दोबारा रिकॉल कर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि आपकी तरक्की हो, आपके मुआशरे की तरक्की हो। अब बहुत सारी ठीक है। कंट्रीज इन गोल से रेलिवेंट हैं, जो मिलकर इकट्ठे मिलकर वो यूनाइटेड होकर इस चीज़ को, इन रूल्स एंड रेगुलेशन को वो फॉलो कर रहे हैं। अब कैसे? कि भाई अब फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है नो पॉवर्टी, तो मतलब अब सारे कंट्री इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई लोगों को गुर्बत वाली लकीर से ऊपर किया जाए। समझ आई है? जी जी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का समझ आया? क्या होती हैं ये, बताएं बच्चे? आवाज आ रही है मेरी? आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा। रिदा, रिदा बच्चे आप एक दफा बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। आप ही बता दें, क्या सर? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होती हैं? सर ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि ह्यूमंस की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग द। चले ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गोल्स की बात की जा रही है, लेकिन मैंने ये गोल सारे आपके सामने यहाँ पे दे दिए हैं। अब जैसे यहाँ पे गोल नंबर 4 है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, कि भाई तालीम का निज़ाम हर कंट्री में अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद गोल 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई लोगों को अच्छा काम मिले और इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। और उसके बाद जो इन इक्वालिटीज़ है, गोल नंबर 10, यहाँ पे गोल नंबर 10 है कि रिड्यूस इन इक्वालिटीज़, के सारे लोगों को जो ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनके साथ ना इंसाफी ना की जाए। अब उसके बाद गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, की ज़ाहिर सी बात है भाई आप अपने सिटीज़ को, आप अपने कम्युनिटी को ग्रो करवाओ, उनको डेवलप करवाओ, उनमें शऊर उजागर करो। अब इसी तरीके से
गोल नंबर 7 है पार्टनरशिप फॉर द गोल। अब पार्टनरशिप फॉर द गोल का मतलब ये है कि भाई हम, अगर कोई बंदा एक है तो वो उस स्पीड से उसमें इतना असर नहीं होगा कि वो किसी गोल को अचीव करे। जब लोग मिल के आपस में कोई कोऑपरेट करेंगे और जो गोल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे तो उससे जल्दी अचीव हो जाएगा। तो पार्टनरशिप फॉर द गोल ये जो ना इनके वैसे तो यहाँ पे दिए हुए हैं कि कितने 17 गोल्स हैं, तो जिन पे हर कंट्री क्या कर रही है, रोल प्ले कर रही है कि हर 5 सालों में, हर 3 सालों में हमें ये चीज़ अचीव करना है। मेरे ख्याल से ये 3 साल का होता है, ठीक है? 3 साल का। तो अब डिफरेंट कंट्री डिफरेंट तरीके से जो है ना इसको क्या करती है, इस अचीव करती है। अच्छा, एम्स फॉर द इंक्लूसिव एक्सेसिबिलिटी सोसाइटी एंड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, अब वही चीज़ है कि भाई सोसाइटीज़ को ईज़िली एक्सेस करना, लोगों की शमूलियत और ग्लोबल जो खुशहाली है उसको क्या करना है, बरकरार रखना है। अब चैलेंजेस क्या है? राइजिंग इनइक्वालिटीज़, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, अब ये तमाम चीज़ों की वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, वो लागू नहीं हो पा रही, वो अमल में नहीं आ रही। वजह क्या? कि भाई नाइंसाफ़ी की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से, या फिर जो आप कह लें कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, ठीक है? आप कह लें 2020 से ये 2023 तक रहा, तो 3 सालों में जो ग्लोबल प्रोग्रेस है वो बदतरीन होगी, बहुत बुरी होगी। नीड फॉर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो आप एनवायरनमेंट को दोबारा सस्टेन, दोबारा मेंटेन करने की, दोबारा उसको जो है ना उठाने की ज़रूरत है। एंड क्रॉस सेक्टर कोऑपरेशन, अब क्रॉस सेक्टर कोऑपरेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ मिल के आपस के जो गोल्स हैं वो अचीव करने होंगे।